ओके, लेट्स बिगिन। तो कल के सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? आई थिंक जो अपना डिस्कशन चल रहा था वो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग था, जहां पे अपन ने देखा था कि अगर पाइथन में किसी यूजर से इनपुट लेना है तो अपने पास जो फंक्शन है दैट इज व्हाट इनपुट फंक्शन, उससे अपन इनपुट ले सकते हैं और क्या कुछ ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है ये अपन ने कंसीडर किया था। आउटपुट स्टेटमेंट के नाम पे अपन ने देखा था एक्चुअली कि अगर पाइथन में अपने को आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पे तो फिर अपन किस स्टेटमेंट को यूज करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट को। और प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है या फिर किस तरीके की रिक्वायरमेंट को तो आप कैसे यूज कर सकते हो, वो सारे सिनेरियो अपन ने कल के सेशन में कवर किए थे, जहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देखी थी। एक एट्रीब्यूट होता कौन सा एससीपी और एक एट्रीब्यूट होता कौन सा एंड एट्रीब्यूट। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, किस तरीके चलता है। उसके बाद स्ट्रिंग की अपन ने फॉर्मेटिंग देखी थी, जहां पे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको बार बार स्ट्रिंग को ओपन क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये सारी चीजें अपन ने कल के सेशन में डिस्कस की थी। सो नाउ नेक्स्ट अपन आज के सेशन का इंटेंशन क्या है? तो जब अपन ने पहले दिन के सेशन में देखा था कि पाइथन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वहां पे अपन ने बोला था कि पाइथन टोटल जो 4 कैटेगरी होती है, चारों कैटेगरी से बिलोंग करता है। मतलब पाइथन में आप फंक्शन लिख सकते हो, इसीलिए ये फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। और ऑब्वियसली अपन ने देखा है पाइथन में फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन ने फंक्शन के रिगार्डिंग देखी है। लेकिन हाँ, अभी कुछ और भी पार्ट अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है फंक्शन। लेकिन अब जो पार्ट बचा हुआ है वो देखने के लिए पहले आपको पाइथन जो दूसरी तरीके की लैंग्वेज होती है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जो बचा हुआ फंक्शन का पार्ट है वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाओगे, फिर आपको याद करना पड़ेगा उसको, और जो अपना इंटेंशन है नहीं। तो फिर सेकंड, पाइथन जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा ऑब्वियसली स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। चौथा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो अब अपन दूसरी कैटेगरी जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू रूम में, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक एक पार्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, टोटल अपन 4 मॉड्यूल फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, सारी फैसिलिटीज अपन डिस्कस करने वाले, जिसके बाद ये आप इजीली कमिट कर पाओगे कि इवन आप 5 साल एक्सपीरियंस पे भी पाइथन का इंटरव्यू दोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन आप एनकाउंटर नहीं करोगे जो आपने नहीं देख रखा या जो आपको एक्सपर्ट तरीके से आंसर देना नहीं आता जिसका, राइट। चलो बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन के साथ इसको देखने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट आज का सेशन आप देखना, क्योंकि मैं इसको पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड और पूरा उस तरीके से जहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेशन तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको जस्ट टाइम पास लगेगा, बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर पाओगे जो अपन देखेंगे एक्चुअली। और जिस लेवल का क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इसमें उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ होगा नहीं, और वो क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली अप्रोच कर पाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट फर्स्ट देखते हैं अपन। क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले अपने को जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात हो रही है, मतलब नाम से अपने को पता चल रहा है एक्चुअली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब किसमें डील करने वाले, अपन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डील करने वाले, राइट। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, राइट। क्वेश्चन अगर ये है ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास क्या होती है, क्योंकि बिना क्लास के क्या नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट बनने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लास की। तो चलो पूरा अपन इसको हायरार्की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले तो अपन थोड़ा कंसेप्चुअली समझने की ट्राई करते हैं। मे बी आज से पहले अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देखी हो, मे बी एज ए पार्ट ऑफ एकेडमिक, आप हो सकता है C++ को थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, जहां पे आपको पता है कि C++ में कैसी लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो मे बी आपको पता हो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। या फिर मे बी हो सकता है एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपने उसको याद करने की ट्राई की होगी कि क्लास की क्या डेफिनेशन लिखनी है, ऑब्जेक्ट क्या डेफिनेशन लिखनी है, राइट। जस्ट ये सेशन ऑब्जर्व करना इनिशियल 30 मिनट का। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता ऑब्जेक्ट, क्लास और एक और चीज होता है रेफरेंस वेरिएबल, जिसके रिगार्डिंग आंसर आपके पास नहीं होगा। तीनों के रिगार्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, और आपको एक भी सिंगल पॉइंट याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसमें कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। चलो खाली जो इनिशियल 30 मिनट जो मैं एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ फोकस करना वहां पे। चलो मैं पहले इसको स्टार्ट एक क्वेश्चन से करता हूँ, राइट, जहां से आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दैट इज इवन अगर आपने जावा का सेशन अटेंड किया तो फिर वहां पे भी मे बी मैंने इसको इस तरीके से स्टार्ट किया हो ताकि ज्यादा अच्छे से आप इसको फील कर पाओगे। चलो मैं अगेन यहाँ पे इसको पाइथन में उसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट समझने के लिए, राइट। चलो एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हैव यू सीन ट्री, राइट, व्हाट्स योर आंसर?
हाँ, आपने जावा का सेशन लिया तो फिर आपका आंसर नो होगा, अदरवाइज ऑब्वियसली मे बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो, यस, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लगता है कि आप डेली हमेशा ट्री देखते रहते हो, अगर आप जाओगे भी तो इवन जब जो आपका रास्ता होगा उसमें भी बहुत सारे ट्री आपने देखे होंगे कि ट्री ये ट्री है, ये ट्री है, राइट। तो ऑब्वियसली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर यहाँ पे क्या है, नो, राइट, कि आपने आज तक कोई ट्री देखा ही नहीं। अभी क्या सेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आज तक जो आपने देखा होगा एक्चुअली ना, वो हो सकता है, मैं यहाँ पे कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, मे बी आपने नीम का ट्री देखा हो, राइट, मे बी आपने बैम्बू ट्री देखा हो, राइट, या मे बी कुछ और ट्री आपने देखा हो, लेकिन एक्चुअली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ट्री नाम से रियल वर्ल्ड में कोई चीज होता ही नहीं एक्चुअली, देयर इज नो सिंगल थिंग विद द नेम ऑफ ट्री। ट्री नाम से कोई चीज नहीं होता एक्चुअली। ट्री बोलते ही बस खाली आपके दिमाग में एक फीलिंग आती है, क्या, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होगी जिसमें एक रूट होगी, लीव्स होगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, उसको क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। बट देन ट्री नाम से कोई रियल वर्ल्ड में चीज है ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ट्री टच करना है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली ये है ही नहीं रियल वर्ल्ड में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं नीम ट्री टच करना है, आप कर सकते हो, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो खाली जिसको बोलने से आपके दिमाग में लॉजिक्स क्रिएट होते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, दैट इज व्हाट, क्लास। और जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप टच करके देख सकते हो, जिसको आप प्रॉपर फिजिकली फील कर सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो नीम ट्री है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको आप टच कर सकते हो। जो ट्री है वो क्या है, क्लास है। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं हैव यू सीन कार, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो, क्योंकि आज तक आपने वो कार देखी नहीं है। हाँ, जस्ट कार बोलने से आपके दिमाग में फीलिंग जरूर आती है कि एक ऐसा इसको स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक इंजन होगा, 4 व्हील्स होंगे और इस तरीके से चलती होगी, तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलते हैं, कार। लेकिन कार नाम से कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अगर आपको ये बोलूं कि इस मॉडल नंबर की, इस कंपनी की कोई कार आपने देखी है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने देखी है। एनीवेयर अगर मैं आपको बोलूं इस मॉडल नंबर की किसी कार को टच करके दिखाना, आप बता सकते हो मेरे को, राइट। तो दैट इज व्हाट, जितनी भी मार्केट में, जितनी भी रियल वर्ल्ड में जो कार एग्जिस्ट करती है, इस कंपनी का ये मॉडल नंबर, इस कंपनी का ये मॉडल नंबर, वो सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट। बट कार आपकी क्लास है, कार नाम से कोई चीज होती नहीं है। चलो आप अपने लेवल पे रिलेट करो। अगर मैं आपको बोलूं हैव यू सीन स्टूडेंट, फाइन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होने वाला है, नो, क्योंकि जैसे इस क्लास में इतने लोग बैठे, क्या किसी का नाम स्टूडेंट है, नहीं। लेकिन स्टूडेंट बोलने से एक फीलिंग जरूर आएगी आपके दिमाग में, एक पर्सन जो कि अभी कोई कोर्स परस्यू कर रहा है या फिर किसी में एनरोलमेंट ले रखा है, व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टूडेंट। तो एक फीलिंग आएगी कि स्टूडेंट मतलब पर्सन जो कि स्टडी कर रहा होगा अभी करंटली, राइट। लेकिन किसी का नाम स्टूडेंट है, नहीं। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट को टच करना, क्या आप कर सकते हो, नहीं, क्योंकि किसी का नाम स्टूडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं XYZ एक स्टूडेंट है, उसको टच करना, क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट इज ए क्लास, और ये जो भी XYZ की अपन बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो पूरा अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो क्लास और ऑब्जेक्ट बोलते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि अगर कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, दैट इज क्लास। अगर कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट अगर कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, दैट इज ऑब्जेक्ट। और अगर कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, जस्ट उसको देखने से आपके दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, लॉजिकली आप सोच सकते हो, फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाट, क्लास, राइट। तो क्लास ये हो गई आपका, और यहाँ पे ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जिसको आप टच कर सकते हो। देखो 3 चीजों के साथ अपने को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट इज व्हाट, क्लास, सेकंड इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो अभी तक अपन ने क्लास और ऑब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत समझने की ट्राई की है यहाँ से, लेकिन तीसरे वर्ड का अभी अपन ने नाम नहीं लिया, किसका, रेफरेंस वेरिएबल का। अब क्या होता है, चलो तीनों को क्लब समझने के लिए मैं अगेन एक एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इसका, मैं उससे रिलेट करता हूं, सो दैट यू विल गेट इट कि क्या कुछ होने वाला, राइट। जस्ट आराम से देखना। यहाँ पे लेट्स सपोज इसको इस तरीके से अपन रिलेट करते हैं कि मान लो आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको परचेज करना है, राइट। लेट्स सपोज आपको फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से एसी परचेज करना है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एसी परचेज करना है। सपोज क्या करोगे आप, मान लो आपने थोड़ी रिसर्च की कि इस कंपनी का एसी होता है, ये फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी होती है, और ऑब्वियसली आपको कोई बड़ा आइटम परचेज करना, मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑब्वियसली कि ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 लाख रुपए के आसपास अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिसर्च उस पर करोगे ताकि एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे। और उसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपने मान लो कोई शोरूम विजिट किया, राइट, वहां पे गए, वहां पे आपने बोला कि ऑब्वियसली आपको एसी की नीड है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो कोई सेल्स पर्सन जो वहां पे होगा वो आपके सामने एक मेन्यू कार्ड लेके आने वाला है,
राइट, कि ऑब्वियसली इसमें ये इस कंपनी के इतने एसी हमारे पास है, इस कंपनी के इतने एसी है, और हर एक के नीचे क्या लिखा होगा, स्पेसिफिकेशन होगा, ये इतने एरिया को कूल कर सकता है, या फिर इसकी क्वालिटी ये है, इसमें इवन एयर फिल्टर भी लगा है, वो लगा है, बहुत सारी चीजें वो आपको बताने वाला, राइट। तो सपोज करो जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है मेन्यू कार्ड देख के कि लेट्स से ये इस कंपनी का एसी है, इतनी कूलिंग करेगा, इतने एरिया को कूल करेगा, एयर फिल्टर लगा हुआ है, वो है राइट। तो जस्ट आप क्या करते हो, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, अब ऑब्वियसली उसको फील करने लगते हो कि हाँ ऐसा होगा कि इतना एरिया होगा तो वो कूल कर लेगा, और एयर फिल्टर मतलब इस तरीके से चलने वाला है, वट एवर काइंड ऑफ थिंग, आपका दिमाग एक तरीके से उसको विजुअलाइज करने लगेगा। बट उस मोमेंट पे अगर मैं आपको बोलूं कि उसको टच करना है, क्या आप कर सकते हो? क्योंकि अभी तक आपने खाली उसको रियलाइज किया, राइट, क्योंकि आपके सामने खाली क्या पड़ा है, मेन्यू कार्ड पड़ा है, जहां पे खाली उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, जो पढ़ के आप फील जरूर करने वाले हो, लेकिन अभी आप उसको प्रॉपर क्या नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते। सपोज मान लो इस मेन्यू कार्ड में से कोई आइटम आपने सेलेक्ट की, राइट, तो आपको सेल्स पर्सन क्या करेगा, उस आइटम के पास लेके जाएगा, मान लो ये रे वो एसी, सपोज करो आपने XYZ मॉडल की कोई एसी आपने पसंद की, राइट, तो अब आप गए XYZ मॉडल के एसी के सामने ताकि वो आपको डेमो दे सके व्हाटएवर के किस तरीके से जो भी चीजें आपने यहाँ पे देखी है वेदर ऐसा हो रहा है या नहीं, फाइन। तो ऑब्जर्व करो, अगर मान लो ये XYZ मॉडल की एसी है, क्या आप इसको टच करके देख सकते हो? अभी बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो फिर दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। अभी जो ये XYZ मॉडल की एसी की बात कर रही है आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो मेन्यू कार्ड था वो आपके लिए क्या है, क्लास, जिसको पढ़ के खाली आपको क्या आ सकती है, फीलिंग आ सकती है एक तरीके से, राइट। ओके, ऑब्जर्व हियर, अब सपोज करो मान लो आप एसी परचेज करके ले आए, फाइन, अब आपको मान लो इस एसी पे कुछ ऑपरेशन करना है, सपोज करो लेट्स से टेम्परेचर डाउन करना है या टेम्परेचर अप करना है, राइट, आप कैसे करोगे? क्या आता है इसके साथ? ऑब्वियसली क्या आता है, रिमोट आता है, राइट। अगर आपको मान लो टेम्परेचर अप करना है, टेम्परेचर डाउन करना है, या फिर ड्राई मोड पे डालना है, कूल मोड पे डालना है, मोड चेंज करना है, व्हाटएवर, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यहाँ पे आप किससे ऑपरेशन करने वाले हो, रिमोट से ऑपरेशन करने वाले हो, राइट। तो इसका मतलब अगर एसी पे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू, फाइन। अब मैं इस पूरी स्टोरी को रिलेट करता हूं, जिस मेन्यू कार्ड की अपन बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, क्लास, जिस एसी की अपन बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, और जिस रिमोट की अपन बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। तो अगर अब मैं आपसे यहाँ पे, चलो क्लास और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, पिछले वाले में भी अपने रिलेट कर लिया, अगर इस पूरी स्टोरी में मैं आपको ये पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं रेफरेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे, क्या डेफिनेशन यहां से क्रिएट कर सकते हो आप? तो वो डेफिनेशन रिलेट करो, याद करने की ट्राई मत करो, याद करोगे तो 2 दिन में भूलोगे आप, जिसका कोई सेंस है नहीं। तो फिर आप यहां से रिलेट करो कि खाली आपको दिमाग में एग्जांपल ही रखना पड़े, खाली जब भी कोई क्लास, ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल की बात करें आपके दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए, दैट इज दिस, मेन्यू कार्ड इक्वल टू क्लास, जो भी फिजिकल एसी है दैट इज ऑब्जेक्ट, और जो इसका रिमोट है दैट इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। और जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल पे, सारे क्वेश्चन के आंसर आप इसी एग्जांपल से क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, बाय लुकिंग एट दिस एग्जांपल व्हाट डेफिनेशन यू कैन गिव। यार देखो पहले थोड़ा रिलेट करने की ट्राई करते हैं, उसके बाद अपन इसको डेफिनेशन फॉर्म में डालेंगे। देखो पहले अगर मैं ये बोलूं कि रिमोट आपका क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, और एसी जो ये XYZ मॉडल का ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो रिमोट हमेशा किसको पॉइंट करेगा, अगर आपको मान लो एसी पे कुछ चेंज करना, क्या मैं इधर करके कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली मेरे को एसी के सामने उसको पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो रिमोट हमेशा किसको पॉइंट करता है, एसी को। देखो पहला पॉइंट है, रिमोट हमेशा पॉइंट करेगा एसी को। दूसरा, अगर एसी पे कुछ भी ऑपरेशन करना है आपको, वेदर आपको स्विंग पे डालना है, या फिर आपको मोड चेंज करना है, या फिर आपको टेम्परेचर अप डाउन करना है, कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो आप किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू। तो अब खाली इसको ऐसा समझ लो, रिमोट आपका रेफरेंस वेरिएबल है, एसी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फिर आओ यहां पे, अगर देखो रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। अगर आपको ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है आप किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। खाली रिमोट को रेफरेंस वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, एसी को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दो। तो जैसे ऐसे पढ़ू तो रिमोट हमेशा किसको पॉइंट करेगा, एसी को। एसी पे कुछ भी ऑपरेशन करने तो किससे करोगे, रिमोट से। रिमोट हमेशा, सॉरी, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। दैट इज द रोल ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। अब चलो यहां से कुछ क्वेश्चन में और जनरेट करता हूं, उसका भी आप आंसर मेरे को देना। कुछ रिलेशन बेस अपन क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन बेस क्वेश्चन का मतलब, आपने ऐसा मैथमेटिक्स में बहुत बार देखा होगा कि जब अपन मैथमेटिक्स पढ़ते तो ऐसा रिलेशन आता है ना, 1 to 1, 1 to many, राइट। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, एक के करस्पॉन्डिंग एक। 1 to many का मतलब एक के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल, राइट। तो लेट्स से अगर मैं आपको ये पूछूं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है,
राइट। अगर क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन, आपसे ये पूछूं, मतलब सिंपल 1 to 1 है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो एक क्लास के लिए एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। 1 to many मतलब एक क्लास के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 to 1 या 1 to many? ऑब्वियसली आप किसी भी एग्जांपल से रिलेट करें, सपोज करो इस मेन्यू कार्ड में आपने XYZ मॉडल की एसी के बारे में पढ़ा, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या XYZ मॉडल का एक ही एसी मार्केट में होगा या मल्टीपल हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब एक क्लास के करस्पॉन्डिंग कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल। जैसे कल आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कार, तो कार के अंडर कितनी चीजें आ सकती है, जितनी चीजें वो सारी कार के अंडर है। तो कार एक क्लास है, उसके अंदर सारी जितनी भी मार्केट में आज के टाइम पे कार चल रही है सब उसके अंडर में आ रही है। तो फिर एक क्लास के करस्पॉन्डिंग कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल। जैसे नीम एक क्लास है, सॉरी ट्री एक क्लास है, और ट्री क्लास के अंडर में आपका नीम ट्री आ सकता है, आपका बैम्बू ट्री आ सकता है, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब एक क्लास के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, 1 to many, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलो क्लास ऑब्जेक्ट रिलेशन हो गया आपने से। अब क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है? ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है, मतलब अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो 1 to many, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। और अगर आप बोल रहे हो 1 to 1, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितने रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, एक। तो फिर कौन सा करेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल या एक? ओके, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो एक ऑब्जेक्ट के, अगर आप बोल रहे हो 1 to 1, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितना रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है, एक। मतलब अगर यहाँ पे आओ, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो एक एसी के करस्पॉन्डिंग कितना रिमोट हो सकता है, एक। तो फिर इस केस में तो ये होगा कि मान लो किसी दिन आपका रिमोट खराब हो गया, तो फिर आपको एसी भी फेंकना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली, रिमोट खराब हो गया तो आप क्या करोगे, आप मार्केट से दूसरा रिमोट ला के आ सकते हो। इसका मतलब एक एसी के लिए मल्टीपल रिमोट्स अवेलेबल है, राइट। अगर एक रिमोट खराब होता आप दूसरा रिमोट परचेज कर सकते हो। इसका मतलब एक एसी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रिमोट है, मतलब एसी को अगर आप ऑब्जेक्ट बोलते हो तो एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल है, और एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल है। तो ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, 1 to many, राइट। ओके, सिंपल। लेकिन हाँ, अगर मैं ये बोलूं आपको एक एसी के मान लो आप 4 रिमोट ले आए, एक टाइम पे आप काम कितने रिमोट से करोगे, एक ही रिमोट से करने वाले हो ना, बट हो सकते हैं एसी के 4 रिमोट। तो मैं यही बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आप काम कितने रेफरेंस वेरिएबल से करोगे, एक से आपका हो जाएगा। बट लेकिन एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। तो फिर स्टोरी को मैं समराइज करता हूं यहां से। अगर अभी तक देखा जाए, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज क्लास, तो देखो 2 तरीके की एग्जिस्टेंस होती है, जिसको अपन टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते ना, उस तरीके की एग्जिस्टेंस को बोलते हैं लॉजिकल एग्जिस्टेंस। और जिसको आप टच कर सकते हो, प्रॉपर फिजिकली फील कर सकते हो, उसकी एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो अगर मैं आपको बोलूं क्लास की दोनों में से कैसे एग्जिस्टेंस है, लॉजिकल, खाली आप फील कर सकते हो, खाली आपके दिमाग में आप डायग्राम बना सकते हो कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ है नहीं। फाइन। फिजिकल का मतलब आप ऑब्वियसली सोच सकते हो, एट द सेम टाइम आप उसको टच करके भी देख सकते हो फिजिकली। तो फिर ऑब्जेक्ट की कैसी एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल। तो अगर अपन इसको क्लब करें व्हाट इज क्लास, तो द फर्स्ट थिंग, ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी खाली लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट इज व्हाट क्लास। फाइन। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड में कुछ भी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की कैसी एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। देन रेफरेंस वेरिएबल की बात करें तो रेफरेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। रिलेशन की बात करें तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में 1 to many, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में 1 to many। तो फिर जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, क्लास और रेफरेंस वेरिएबल पे बन सकते हैं, खाली एक एग्जांपल आपको सबके आंसर दे सकता है। तो या तो इतने सारे पॉइंट बाय पॉइंट याद रखो, या खाली एक सिंपल एग्जांपल याद रखो, मेन्यू इक्वल टू क्लास, एसी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, रिमोट इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको उसको बनाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। एक चीज मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली, क्योंकि आपके लेवल पे हो सकता है मैंने पहले भी शेयर किया हो, अदरवाइज सुन लेना। आपके लेवल पे आपको ये लगता होगा कि मान लो किसी इंटरव्यू रूम में आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, राइट, सपोज कोई क्वेश्चन किया, और आप जितना जल्दी उसका आंसर दोगे उतना बेटर है, तो फिर एक्चुअली ये गलत है। फाइन। क्योंकि बहुत टाइम लोग ऐसा भी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में इन्वॉल्व होता हूं, तो इवन क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं।
राइट। लास्ट में अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं किया, उससे पहले वो आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन इज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा रेट किया जाएगा कि भाई आपको अच्छे से आता, आपने इंस्टेंटली आंसर देना स्टार्ट कर लिया। नो, कोई भी आपको अच्छा रेट नहीं करने वाला, उल्टा आपको गलत रेट किया जाएगा, क्योंकि उल्टा ये रेट इस फैक्टर में किया जाएगा कि आपने इतना इंस्टेंटली आंसर देना स्टार्ट किया, मतलब आपको ये चीज याद है। और अगर आप सामने वालों को ये इंडिकेशन देते हो ना कि कोई चीज आपने याद कर रखी है, डेफिनेटली वो आपके साथ गेम प्ले करने वाला है, वो वेट करेगा कब जाके आप रुकने वाले, क्योंकि उसको पता है इतनी सारी चीजें हैं, हर एक चीज तो आपको याद नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं तो जाके आप रुकने वाले हो। तो ऑब्वियसली वो दूसरे नहीं तो तीसरे क्वेश्चन पे आपको फंसा लेगा, तीसरे नहीं तो चौथे क्वेश्चन में फंसा लेगा। और याद करने में उसको पता है, थोड़ा सा इंटरनल क्वेश्चन पूछा तो आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने सीधा सीधा उसको याद कर रखा है। तो खाली वो बस आप वेट कर रहे हो 2-3 क्वेश्चन का, फंसने वाला आप 100% हो। लेकिन अगर क्वेश्चन उसने खत्म किया, आराम से आप 10 सेकंड का टाइम लो, दैट इज गुड इंडिकेशन, राइट। इससे ये आप सामने वाले को इंडिकेशन दे रहे हो कि आपको याद नहीं है, आप चीजों को रिलेट करने के ट्राई कर रहे हो और आप वहां से चीजों को क्रिएट करने के ट्राई कर रहे हो। एंड इफ यू आर गिविंग दिस इंडिकेशन, ये 10 सेकंड बहुत अच्छा इंडिकेशन देने वाले कि हाँ आप रिलेट कर रहे हो, राइट। और रिलेट जैसे ही करने वाली बात होगा तो सामने वाले को ऑटोमेटिक वो सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएगा, उसको लगेगा कुछ भी मैं नया क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके पास लॉजिक से आप थोड़ा सोच के आराम से मेरे को उसको आंसर दे दोगे। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली करोगे तो मतलब आपने याद कर रखा है, तो बस वो खाली वेट गेम आपको देखना है कि वो कब तक जाके आप रुकते हो, वो डेफिनेटली आप रुकने वाला। तो मेक श्योर आराम से आप पहले क्वेश्चन को सुनिए, 5-10 सेकंड आप लीजिए, इवन आपको पता है अच्छे से आता है फिर भी आप 5-10 सेकंड लीजिए, थोड़ा आराम से सामने वाले को इंडिकेशन दीजिए कि आप कुछ रिलेट करने की ट्राई कर रहे हो, और उसके बाद ही आप आंसर देना स्टार्ट करिए, राइट। तो फिर बेटर है हमेशा आप चीजों को एग्जांपल से रिलेट करिए और उस फॉर्म में आपको याद रखने की ट्राई करिए, ताकि ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम आप ज्यादा चीजों को लॉजिकली सोच पाओगे, ज्यादा चीजों को लॉजिकली रिलेट कर पाओगे। तो चलो पहले कुछ लिखो, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। And hello, object oriented programming part first. And keep it one of the most important chapter of entire Python. Object oriented programming part first. चलो पहले इवन ये भी लिख लो कि क्या कुछ अपन कवर करने वाले हैं इसके अंदर, so that you will have an idea. First thing जो अपन यहाँ पे कवर करेंगे ना, that is class, object and reference variable. पहले आप इसको इंडेक्स फॉर्मेट में लिख लीजिए, class, object and reference variable. सेकेंड थिंग जो अपन देखने वाले यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। थर्ड थिंग जो अपन देखने वाले, दैट इज कंस्ट्रक्टर। राइट। फोर्थ थिंग जो अपन यहाँ पे कंसीडर करने वाले, दैट इज टाइप्स ऑफ मेथड्स, टाइप ऑफ मेथड्स। ओके, नंबर 5 जो अपन यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, मेथड्स के जिस बाद फिर अपन देख सकते हैं गार्बेज कलेक्शन, एंड गार्बेज कलेक्शन के बाद वी विल गोइंग टू कंसीडर डिस्ट्रक्टर। तो ये आउटलाइन है, इनके बारे में बहुत डिटेल में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, बट मेजरली ये टॉपिक्स है जो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट फर्स्ट में कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग जो अपन कवर करते हैं कि फर्स्ट सब हेडिंग क्लास, ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल। तो फर्स्ट हेडिंग आलिए क्लास, ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल। ओके, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लास हैविंग लॉजिकल एग्जिस्टेंस, क्लास हैविंग लॉजिकल एग्जिस्टेंस, that means it doesn't exist, that means it doesn't exist, it doesn't exist in real world. Class having logical existence, that means it doesn't exist in real world. Second point, any real world entity is known as object. Any real world entity is known as object. Any real world entity is known as object. Number third point, object having physical existence, object having physical existence, that means it exists
it exists in real world. Object having physical existence, that means it exists in real world. It exists in real world. Number fourth, देखिए reference variable always points to object. Reference variable always points to object, and if we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. If we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. Reference variable always points to object, and if we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. Number 5 point, there is one-to-many relation. There is one-to-many relation between class and object. One-to-many relation between class and object. That means there can be multiple objects. That means there can be multiple objects corresponding to a class. There can be multiple objects corresponding to a class. There is one-to-many relation between class and object. That means there can be multiple objects corresponding to a class. Next, number 6 point. There is one-to-many relation. There is one-to-many relation between object and reference variable. Between object and reference variable, there is one-to-many relation between object and reference variable. That means there can be multiple reference variable. There can be multiple reference variable corresponding to a object. तो ये सारे पॉइंट जो अपन ने लिखे 6 पॉइंट, ये खाली आप एक ही एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो. तो नीचे आप जस्ट एग्जांपल लिख लेना इसको इस तरीके से. मेन्यू इज इक्वल टू क्लास, राइट. यहाँ पे XYZ जो भी मॉडल का AC है आपका, फाइन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, एंड इसका जो भी रिमोट है दैट इज रेफरेंस वेरिएबल. तो फिर आप कुछ भी 6 पॉइंट जो ऊपर अपन ने मेंशन किए उसमें तो कुछ भी आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली याद आप ये एग्जांपल रखिए. ओके, फाइन देन. ओके, नाउ ये तो अपन ने कंसेप्चुअली बात कर ली कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है. अब थोड़ा अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि कैसे जावा में आप क्लास और कैसे पाइथन में आप क्लास बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो और रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो, राइट. तो चलो थोड़ा कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली अपन इसको डिस्कस करते हैं. जस्ट ऑब्जर्व हियर,
लेट्स सी, अगर अपने को जैसे क्लास बनानी है, अगेन वही बात है ना, जैसे अगर आपको फंक्शन पता है, अगेन आप रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो अगर आपको फंक्शन बनाना है, पहली बात जैसे जो पाइथन है वो फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब आप क्या बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब आप क्या बना सकते हो, क्लास बना सकते हो। तो पहले तो आपको पाइथन को इंडिकेशन देना पड़ेगा कि आप फंक्शन बनाना चाहते हो या क्लास बनाना चाहते हो। वो इंडिकेशन कैसे दोगे आप, कीवर्ड को यूज करके। जैसे अगर फंक्शन बनाना है तो इंडिकेशन देने के लिए कौन सा कीवर्ड है, डेफ, DEF, राइट। अगर आपको क्लास बनाना है तो इंडिकेशन देने के लिए कौन सा कीवर्ड है, क्लास। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे क्लास, क्योंकि अपन आज क्या बनाना चाह रहे हैं, क्लास। उसके बाद इवन देखो पूरा रिलेट करो आप फंक्शन से, आपको नई चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी। पहला फंक्शन में भी अपन ने क्या किया था, इंडिकेशन दिया था, खाली कीवर्ड इंडिकेशन देने के लिए कौन सा था, डेफ, या कौन सा है, क्लास। उसके बाद फंक्शन में क्या किया था अपन ने, फंक्शन का नाम। यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम। क्यों दिया था अपन ने फंक्शन का नाम, क्योंकि अपन ने बोला था कि मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। मान लो 4 फंक्शन है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे को किसको बुलाना है, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। तो क्या देख के पता करोगे, नेम देख के। सिंपल है ना। जैसे क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है, मेरे को किसी को बुलाना है, मैं कैसे बुलाऊंगा, नाम से। तो नाम मतलब उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो यहां पर भी कितनी क्लास हो सकती है, मल्टीपल क्लास हो सकती है। अब आपको किस क्लास से काम लेना है कैसे बताओगे, नाम देख के। तो फिर यहाँ पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, नाम। तो देखो स्टोरी एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे क्लास और क्लास का नाम जो भी आपको देना है, लेट्स सपोज मैं क्लास का नाम देता हूँ स्टूडेंट, मैं नाम दिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है, फंक्शन में क्या करते थे, उसके बाद फंक्शन में पैरेंथेसिस आते थे, अगर आपने देखा होगा तो वो क्या काम करते थे, आर्ग्यूमेंट्स लेने के। बट क्लास में पैरेंथेसिस नहीं आते, क्योंकि क्लास में आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते, राइट। तो फिर यहाँ पे ये तो हटाओ। उसके बाद फंक्शन में क्या लगता था, कॉलन, यहाँ पर भी कॉलन। जो काम करना वो किसके अंदर करते थे, इसके अंदर। क्लास में भी जो काम करना वो इसके अंदर करोगे। तो एक तरीके से बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो। खाली एक ही डिफरेंस आपको दिख रहा है, वो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है, क्लास आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। और क्लास क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है वो थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, राइट। ओके, फिलहाल इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, देखो जब क्लास की बात करते हैं, जब अपन क्लास की बात करते हैं ना, तो क्लास के अंदर आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली 2 चीज होती है क्लास के अंदर। एक तो क्या होता है, वेरिएबल, और एक क्या होता है, मेथड, राइट। तो मोस्टली क्लास के अंदर अपन 2 चीजें लिखते हैं, एक तो वेरिएबल लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं, मेथड। मतलब वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकता है। जैसे देखो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के कौन कौन से वेरिएबल काम में आ सकते हैं, लेट्स से हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, एज होगी, या फिर सॉरी नेम होगा, पहले नेम से स्टार्ट कर लो, नेम होगा। तो एक वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा अपने को, नेम, जो कि क्या स्टोर करे, स्टूडेंट का नाम स्टोर करे। लेट्स से हर एक स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर होगा, तो एक अपन को रोल नंबर वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि क्या स्टोर करे, रोल नंबर। फाइन। लेट्स से मेथड मतलब मान लो स्टूडेंट अपने मार्क्स चेक करना चाहता है, या अपने एग्रीगेट परसेंटेज चेक करना चाहता है। एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकलते, जितने हर एक सब्जेक्ट में स्कोर आए हैं, सबका सम अपॉन टोटल कितने सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या निकलते, एग्रीगेट परसेंटेज। मतलब कुछ आपको काम करना है, क्या काम करना है, सारा सबको सम करना है, फिर सब में क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है। जब भी कुछ काम करना होता है अपन क्या लिखते हैं, मेथड। तो फिर अपन एक मेथड लिखेंगे, लेट्स से गेट परसेंटेज करके। तो जिस स्टूडेंट को अपने परसेंटेज देखना होगा वो इस मेथड को कॉल करेगा, और जैसे इस मेथड को कॉल करेगा ये मेथड उसको क्या दिखा देगी, उसके परसेंटेज दिखा देगी। इस मेथड के अंदर अपन क्या कोड लिखेंगे कि जितने भी उसके हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स है उसको ऐड कर, और प्लस टोटल जितने सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करके दे दे उसको कि ये परसेंटेज है। फाइन। तो ऑब्जर्व करना, जनरली अपन क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं और मेथड लिखते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक और डेफिनेशन क्रिएट करना चाह रहा हूं क्लास की, राइट। मैं एक और क्लास की फॉर्मल डेफिनेशन क्रिएट करना चाह रहा हूं, और उसको आप बोलने को कैसा बोल सकते हो, अब यहाँ पे क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स एंड मेथड, तो क्या बोल सकते हो, क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड। लेकिन थोड़ा अगर आपको उसको थोड़ा एक्सपर्ट टच देना है ना, तो फिर एक चीज को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, और उसको करोगे तो अगला क्वेश्चन उस पर जरूर आएगा। तो फिर कौन सा वो टेक्निकल वर्ड है और क्या मतलब है, देखो किस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो, आराम से देखना। टेक्निकल जो वर्ड मैं बात कर रहा हूं, जो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ एक्चुअली थोड़ा उसको एक्सपर्ट टच देने के लिए, वो है एनकैप्सुलेशन। मे भी आपने नाम सुना हो अगर किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को आपने देखा हो, राइट। लेकिन एक्चुअली अभी अपन यहाँ पे समझने की थोड़ी ट्राई करते हैं कि व्हाट इज दिस एनकैप्सुलेशन, राइट। नाम क्यों होता है इस तरीके से एनकैप्सुलेशन, और कब आप बोल सकते हो कि एनकैप्सुलेशन हो रहा है। देखो आराम से देखना, एक बार भूल जाओ कि अपन पाइथन पढ़ रहे हैं, एक बार अपन जस्ट नॉर्मल इंग्लिश पे आते हैं। तो ये ऑब्वियसली
ये जिससे मिलके बना है ना, वो एक वर्ड है यहाँ पे, कौन सा, कैप्सूल, राइट। और ऑब्वियसली जैसे अगर आपने जावा का सेशन लिया, वहां पे मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, अगर आप पैरेलल में सेशन ले रहे हो तो। जैसे सपोज करो अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो क्या होता है अगर अपन नॉर्मली देखेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी मेडिकल की शॉप पे जाओगे तो बहुत सारे कैप्सूल आपको अलग अलग डिजीज के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे सपोज आप जाके बोलते हो मेडिकल की शॉप पे कि आपको मान लो फीवर आ रहा है, तो लेट्स से वो आपको इस तरीके से, मान लो उसने एक कैप्सूल प्रोवाइड किया, फाइन, लेट्स सपोज ये इस तरीके से कुछ कैप्सूल है यहाँ पे, मान लो ये उसने कैप्सूल दिया आपको, आपने बोला कि फीवर आ रहा है, तो उसने आपको ये कैप्सूल दे दिया कि ठीक है इससे ठीक हो जाएगा, राइट। अब क्या मतलब है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि कैप्सूल है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूँ कि ये फीवर का कैप्सूल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट है जो आपके फीवर को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या मतलब है, वो सारे कंपोनेंट जो फीवर को ठीक कर सकते हैं, उसको उन्होंने एक ब्लॉक में बंद कर दिया, और इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, कैप्सूल। देखो रिलेट करो, वो सारी चीजें जो स्टूडेंट के काम में आ रही है, उसको उन्होंने एक ब्लॉक में बंद कर दिया, उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, क्लास। क्या क्या काम आ रहा है स्टूडेंट के, नाम काम आ रहा है, रोल नंबर काम आ रहा है, गेट परसेंटेज काम आ रहा है, वो सारी चीजें जो स्टूडेंट के काम में आ सकती है, एक ब्लॉक में बंद कर दिया, उसको क्या बोल रहे हैं, क्लास। यहाँ पे वो सारी चीजें जो एक्चुअली फीवर को ठीक कर सकती है, एक ब्लॉक में बंद कर दिया, क्या बोल रहे हैं उसको, कैप्सूल। तो जब भी कोई चीज मिक्स हो रही है, कंबाइन हो रही है, वो किस कैटेगरी में जाता है, एनकैप्सुलेशन की कैटेगरी में जाता है। तो पर आप क्या बोल सकते हो, क्लास इज एन एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म of combining variables and methods in a single block, single unit, जो बोलना आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली जस्ट ये है, एनकैप्सुलेशन बोलोगे तो मतलब क्लास के अंदर आप वेरिएबल और मेथड को कंबाइन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, ताकि पूरे स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी चीज उसको देखनी है वो यहीं पे देख सके, कि तेरे रिलेटेड जो भी चीज है तेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक तेरा नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, गेट परसेंटेज चाहिए, सब तेरे को इस ब्लॉक में मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे मान लो ऐसा अगर होता कि मान लो अगर आपको फीवर आ रहा है, राइट, सपोज कर वो आपको 10 चीजें दे रहा है, एक ये दिया, 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 वो आपको बोले पूरा 10 चीजें लेनी है आपको, राइट, तब जाकर आपका फीवर ठीक होगा। कॉम्प्लेक्स होता, करने को तो कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स होता कि 10 चीजें आपको लेनी पड़ेगी तब जाके फीवर ठीक होगा। अब इन्होंने क्या किया, उस 10 चीजों को मिक्स कर दिया एक में, और आपको एक चीज ही देते हैं कि ये आपको लेना है, तो आपके लिए इजी है, राइट। करने को तो सेकंड स्टेप भी हो सकता था, तो कैप्सूल में कर क्या रहे, मिक्स कर रहे, मत करो मिक्स, अलग अलग दे दो। बट अलग अलग इतनी चीजें लेना, इतनी चीजों को एक साथ लेना, हो सकता है कि आपने 10 चीजें दी, 10 में से 8 चीजें कंज्यूम कर ली, 2 चीज कंज्यूम नहीं की, तो हो सकता है इतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो जितना होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक में मिक्स कर दिया। करने को तो ये काम अलग अलग कर सकते थे, कैसे, अभी तक जो पढ़ा है वेरिएबल तो अभी भी अपन ने बनाई है ना क्लास के अलावा भी। जैसे नॉर्मल अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, फंक्शन में भी अपन ने वेरिएबल बनाए। कैसे वेरिएबल होते हैं, 2 तरीके के, कौन कौन से, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन में भी अपन अगर अपने को मान लो परसेंटेज निकालना है, फंक्शन लिख सकते हैं अपन, सबको सम करके डिवाइड तो फंक्शन भी कर देगा। तो फिर मेथड क्यों लिखूं, वेरिएबल क्यों लिखूं, या फिर क्लास क्यों बनाऊं? द रीजन इज क्योंकि वहां पे अगर मान लो आपको 10 चीजें स्टूडेंट के काम में आ रही है, 10 अलग अलग फंक्शन लिखने पड़ेंगे आपको, फाइन, और वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा। मान लो एक के अंदर आपने 100 फंक्शन लिख रखे, तो स्टूडेंट ढूंढेगा मेरे इसमें से 100 में से कौन कौन से फंक्शन काम में आ रहे हैं, राइट। और एक आपने क्या किया, ऑब्वियसली एक ब्लॉक बना के दे दिया, राइट, एक ब्लॉक बना के दे दिया कि तेरे को इसी में ढूंढना है, सारी चीजें यहीं पे मिल जाएगी, वेदर तेरे को कोई वेरिएबल काम में आ रहा है या मेथड काम में आ रहा है, सारा इस ब्लॉक में मिल जाएगा। तो कौन सा इजी होने वाला है, ये इजी होने वाला है। एक अगेन रिलेट करो, सपोज करो आपके जब एग्जाम होते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली आपके किसी ना कोई रूम आता है जिसमें आपको जाके एग्जाम देना होता है। एक तो मैं आपको ये बोलूं कि पूरे कॉलेज में आप ढूंढो कि आपका रोल नंबर किस रूम में लगा हुआ है, और जिस रूम में आपका रोल नंबर लगा हुआ होगा ना, उसमें बैठ के आपको एग्जाम देना है, और बिल्कुल रैंडमली मैं कहीं भी लगा दूं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है एक दिन पहले तो खाली आपको रोल नंबर ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके लिए हेक्टिक होने वाला है। दूसरा मैं आपको बोल दूं कि लेट्स से ब्लॉक नंबर 2 में लेट्स से सेमेस्टर 2 वालों का एग्जाम होगा, तो आपके रोल नंबर कहां पे आएंगे, ब्लॉक नंबर 2 में ही आएंगे। तो अगर आप सेमेस्टर 2 से बिलोंग करते हो, आप कहां पे जाओगे, ब्लॉक नंबर 2 में। जो भी आपको चाहिए रूम वो कहां पे मिलने वाला है, ब्लॉक नंबर 2 में मिलने वाला है, या आपसे रिलेटेड जो भी चीजें वो कहां पे मिलने वाली है, ब्लॉक नंबर 2, क्योंकि ये पूरा डेडिकेटेड कर दिया किसके लिए, सेमेस्टर 2 के लिए, राइट। सेमेस्टर 3 के लिए मान लो कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 3। तो आपको बाकी से कोई मतलब निकाले, किससे मतलब है, ब्लॉक नंबर 2 से। बट करने को तो मैं ये भी कर सकता था पूरे कॉलेज में आपको कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करने को आप ये कर सकते हो कि सबके फंक्शन बना दो आप 10-15 जितनी चीजें काम में आ रही है, बट देन उसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा किसके साथ काम लेना ऑल। तो बेटर क्या है, सबको क्लब कर दिया एक यूनिट में,
और उसको क्या बोलते हैं, क्लास। तो डिपेंड्स कि आपको किसके साथ जाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अगेन मैं यहाँ पे जस्ट एक चीज बनाना चाह रहा हूँ, क्लास इज व्हाट, एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म of combining variables and methods in a single block या single unit, right? जस्ट एक पॉइंट और लिख लो जो भी आपने मेंशन कर रखा है उसके अंदर एक और पॉइंट लिखिए। नंबर 7, class is an encapsulation mechanism. Class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods. Class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods in a single unit. In a single unit. Class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods in a single unit. ओके, अब चलो अपन सिंटेक्स पे आ रहे थे। तो ऑब्वियसली क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, मेथड लिखते हैं। अभी चलो फिलहाल मैं क्या लिखता हूं ना, मेरे को कुछ काम नहीं करना है इस क्लास में। देखो, अगर आपको पाइथन में कभी ऐसा हो कि क्लास आपने बना लिया लेकिन अभी उस क्लास से कुछ भी काम नहीं करवाना है आपको, राइट, तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखो, अगर आप ऐसे छोड़ा तो एरर आ जाएगी कि अभी मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर कुछ भी काम नहीं करवा रहा हूं। अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, लेट्स से ओपन द टर्मिनल एंड यहाँ पे अगर मैं चलाऊं, पहले जहां पे अपनी फाइल पड़ी है, लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप एंड यहाँ पे अगर अपन चलाने की ट्राई करें इसको, पाइथन फाइन test.py, अभी तो एरर आ जाएगी ऑब्वियसली। ये बोलेगा अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग, राइट, मतलब कहां पे एंड करना है ये मेरे को पता नहीं चल रहा है, राइट, क्योंकि क्लास के अंदर आपने कुछ लिखा ही नहीं। फाइन, तो एक्चुअली अगर आपको क्लास में कुछ नहीं करवाना है ना, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, पास। पास मतलब मैं कुछ नहीं करवाना चाहता, राइट। अब दिमाग में डाउट आएगा, जब कुछ नहीं करवाना चाहते तो बनाई क्यों क्लास, राइट। तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिक्वायरमेंट, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको क्लास से कुछ भी नहीं करवाना हो लेकिन फिर भी क्लास बनानी पड़े। ऐसा कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं आपको एक क्लास की कैटेगरी बताऊंगा जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी के लिए जस्ट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि क्लास से कुछ भी नहीं करवाना तो क्या लिखेंगे, पास, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्लास से भी, अभी ये क्लास आपने बना ली, क्लास बनाने के बाद मान लो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीम सिंपल है। क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जस्ट आपको लिखना है क्लास का नाम और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, राइट। अभी इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में क्या देना है या कब देना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐसा लिखा तो ये क्या मतलब होता है, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स। अब कब इसमें आर्ग्यूमेंट देने हैं कब नहीं देने बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है, आप क्लास का नाम लिखिए और पीछे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दीजिए, राइट। तो ये क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब ऑब्जेक्ट बन गया लेकिन इस पे आप कुछ ऑपरेशन नहीं करवा पाओगे। ऑब्जेक्ट बना तो दिया आपने लेकिन इस पे आप कुछ ऑपरेशन नहीं करवा पाओगे। अगर आप इस पे कुछ ऑपरेशन नहीं करवा पाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने का कोई सेंस है नहीं। तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट को ऑपरेशन करना तो आपको क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। अब ऑब्जेक्ट तो बना दिए, रेफरेंस वेरिएबल कहां से लाओगे। अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल लाना है ना, कुछ नहीं करना है, जब ऑब्जेक्ट बनाओ ना तो फिर आगे इस तरीके से, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, आपने क्या दिया, एस, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एस दो, राइट। जस्ट नाम आपको जो देना वो दो, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इक्वल टू लगा के लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, वो आपका क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आपको कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर एक पैटर्न फॉलो करिए। मुझे लगता है जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा वो सबसे इजी लगेगा आपको। बस खाली आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आज के बाद जब भी आपको लगे कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, आपको इमीडिएटली आपके हाथ कैसे चलने चाहिए, आप एक इस तरीके से राउंड शेप में बनाएं और रेफरेंस वेरिएबल कौन है इसका, एस, आप एस से इसको पॉइंट करवा इस तरीके से। अभी इसका सेंस आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने क्लास में कुछ डाला ही नहीं। जैसे ही अपन क्लास में कुछ डालने वाले ना, और अगर आपकी हैबिट इस तरीके से है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज आप नॉर्मल क्वेश्चन तो बिना इसके भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा कि कहां से क्या आ रहा है, कहां से कहां जा रहा है। तो फिर ऑब्वियसली आप हमेशा अभी से हैबिट अपने को ये डालने की, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बने इमीडिएटली आप राउंड शेप बनाएं और जो भी रेफरेंस वेरिएबल है उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, जैसे सीन फाइन। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल, फाइन, एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास। अभी क्लास में कुछ करवाया नहीं है बट बहुत जल्द अपन क्लास के अंदर लिखने वाले, क्योंकि अभी पहले अपने को क्लास में कुछ करवाने के लिए क्या समझना पड़ेगा, क्लास के अंदर क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल्स एंड
मेथड्स, तो पहले अपने को समझना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, तभी अपन क्लास में वो लिख पाएंगे, राइट। तो अभी अपन समझने वाले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। पहले आप सिंटेक्स लिखना तो लिख लो इस तरीके से, सिंटेक्स ये है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस वेरिएबल है, और इस तरीके से ये डायग्राम बना दो। फिर अभी अपन डिस्कस करते हैं क्या लिखते हैं क्लास में और ये डायग्राम कैसे आपकी हेल्प करेगा। चलो, तो अब अपन पहले ये समझने की ट्राई करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, सो दैट अपन कुछ ऑपरेशन करवा पाए क्लास में। तो ये समझने के लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगेन अपन एक क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको फंक्शन में भी बताया था कि अगर आपको पूछा जाए कि कितने तरीके के वेरिएबल्स पाइथन में होते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इतने तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा आप किस तरीके की पाइथन की बात कर रहे हैं। आप फंक्शन ओरिएंटेड पाइथन की बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता है अगर अपन फंक्शन ओरिएंटेड की बात करेंगे तो कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, लोकल वेरिएबल, सेकंड इज व्हाट, ग्लोबल वेरिएबल। बट अभी अपन डिस्कस ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अभी अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, पाइथन एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन सा, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, एंड देन तीसरा कौन सा, लोकल वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, और वो ये है कि इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। मतलब अगर एज पर द इंडस्ट्री आप काम कर रहे हो तो कब आप किसी वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पसंद करोगे और कब किसी वेरिएबल को आप स्टैटिक वेरिएबल बनाना पसंद करोगे, राइट। इवन हो सकता है मैंने पहले भी आपको बताया हो, अगर मैं वापस बताता हूँ, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। एक नहीं, ये दो तीन लोगों के साथ ये इंस्टेंस हो चुके हैं कि इंटरव्यू रूम में उनसे पूछा गया इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, और उनके आंसर के बाद एग्जैक्टली इंटरव्यूअर के वर्ड्स ये थे कि क्या आपने इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल पे रिसर्च कर रखा है, राइट। और ऑब्वियसली उसके बाद किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं आपको जज करने के लिए, तो आप देखना कि लोग किस तरीके से आंसर करते हैं, आपको किस तरीके से आंसर करने की रिक्वायरमेंट है। एक एक पॉइंट अपन फिगर आउट करने वाले इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग। और अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, खाली आपको एक एग्जांपल याद रखना है, जितने पॉइंट अपन फिगर आउट करने वाले ना अपन उसी एग्जांपल से निकालने वाले, राइट। एक भी कोई लाइन आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो फिर आप थोड़ा आराम से देखना क्या होता है इंस्टेंस और क्या होता है स्टैटिक। तो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फिर तीन तरीके के वेरिएबल है। पहला वेरिएबल अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, इंस्टेंस। कब बनाने की रिक्वायरमेंट है वो सोचते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने क्या किया ना, आराम से देखना, यहाँ पे सपोज अपने क्लास बनाते, एक क्लास बनाते, देखना एग्जांपल समझना बहुत आराम से। क्लास बनाते, क्लास, और यहाँ पे क्लास लेस से कौन सी है, स्टूडेंट। क्लास कौन सी, स्टूडेंट, फाइन। अब यहाँ पे मान लो मैंने दो तीन वेरिएबल बनाए, राइट। लेस से हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, सपोज करो क्या होता है, रोल नंबर, फाइन। हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, नेम होगा, राइट। आराम से देखना। तो लेट्स सपोज अभी अपन ने क्लास बनाई है, अभी लेट्स सपोज पहला स्टूडेंट आया। पहला स्टूडेंट आने का मतलब पहला ऑब्जेक्ट बना, राइट। क्योंकि अभी मान लो सपोज करो एक भी स्टूडेंट नहीं है कॉलेज में, राइट। सपोज पहला स्टूडेंट आया, पहला स्टूडेंट आने का मतलब पहला ऑब्जेक्ट इसका बना, राइट। तो जब पहला स्टूडेंट आएगा उसके पास क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका क्या होगा, नेम होगा। सपोज करो इस तरीके से कॉलेज में कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बना रहा हूं, जैसे पहला स्टूडेंट मतलब पहला ऑब्जेक्ट बनाओ, दैट इज दिस वन। जैसे दूसरा स्टूडेंट आया मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, दैट इज दिस वन। लेट्स से तीसरा स्टूडेंट आया मतलब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, दैट इज दिस वन। लेट्स से टोटल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है ना, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, डॉट डॉट एस 100 इक्वल टू स्टूडेंट। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट। ओके फाइन। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बोला कि आपको क्या फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बने आपको ऐसे समझना है, एक ऑब्जेक्ट ये बना,
कौन पॉइंट कर रहा है इसको? S1। एक ऑब्जेक्ट ये बना, कौन पॉइंट कर रहा है इसको? S2। सिमिलरली डॉट डॉट एक ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है इसको? S100। ओके, टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 100 ऑब्जेक्ट। अब आराम से देखना, 100 ऑब्जेक्ट का मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट। देखो हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा? रोल नंबर होगा, नेम होगा, राइट? हर एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर होगा, पहले वाले के पास रोल नंबर और नेम होगा कुछ ना कुछ, दूसरे वाले के पास भी रोल नंबर और नेम होगा कुछ ना कुछ, तीसरे वाले के पास भी, लास्ट वाले के पास भी कुछ ना कुछ रोल नंबर और नेम होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, और अगर इसका आंसर आप दोगे आप ये समझ जाओगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और कब बनाने की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? हर एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर और नेम होगा, इतना तो अपने को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है, हर एक स्टूडेंट के पास जो रोल नंबर और नेम होगा वो सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। लेट्स से पहले वाले स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, दूसरे वाले का 2 और लास्ट 100 वाले का 100। लेट्स से पहले वाले का नेम एबीसी, दूसरे वाले का सपोज जैसे XYZ और लास्ट वाले का मान लो नेम क्या है? PQR सपोज व्हाटएवर। तो इस पूरी स्टोरी में दो वेरिएबल है अपने पास, कौन? रोल नंबर और नेम। रोल नंबर और नेम वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। तो फिर सिंपल सा पॉइंट ये ध्यान रखो, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो रही है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, तो टेक्निकली आप उस वेरिएबल को कैसा बनाओगे? इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? तो कब बनाने की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। तो फिर अगर वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है तो क्या बनाओगे? इंस्टेंस। सेकंड, चलो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप आंसर देना ये डायग्राम देख के। अगर मैं आपको बोलूं रोल नंबर और नेम कौन से वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने इसको इंस्टेंस बनाया है क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, रोल नंबर और नेम वेरिएबल की कितनी कॉपी बन रही है? एक कॉपी या मल्टीपल कॉपी? ऑब्वियसली मल्टीपल कॉपी, क्योंकि इतना तो आपको पता है एक वेरिएबल कितनी वैल्यू रख सकता है? एक ही वैल्यू रख सकता है। अब देखो हर एक को अलग अलग वैल्यू रखनी है। पहले वाले को रोल नंबर में कितना रखना है? 1। दूसरे वाले को रोल नंबर में कितना रखना है? 2। तीसरे वाले को लास्ट वाले को कितना रखना है? 100। क्योंकि ये तो आपको पता ना कि मान लो ऐसा अगर अपन करेंगे तो क्या होगा इन दो लाइन से? पहले वाले लाइन पे x बनेगा, वैल्यू कितनी है? 1। दूसरे वाले लाइन पे जैसे 2 रखने की ट्राई की 1 हट जाएगा, क्या आएगा? 2। क्योंकि एक वेरिएबल एक टाइम पे कितनी वैल्यू रख सकता है? 1। तो अब देखो रोल नंबर में कितनी वैल्यू रखनी है? 100 वैल्यू, हर एक को अलग अलग वैल्यू रखनी है। तो एक कॉपी बनाई तो क्या होगा? पहले वाले ने रखा, दूसरे वाला चेंज कर देगा, दूसरे वाले ने रखा, तीसरे वाला चेंज कर देगा, लास्ट में रहेगी किसकी? लास्ट वाले की। बाकी सबकी तो हट जाएगी, क्योंकि नई वैल्यू रखने जाओगे तो पुरानी ऑटोमेटिक हट जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल कितनी वैल्यू रख सकता है? एक वैल्यू। तो फिर अगर सबको अलग अलग वैल्यू रखनी है तो इसका मतलब कितनी कॉपी बननी पड़ेगी? कितनी वैल्यू रखनी है? 100 वैल्यू। कितनी कॉपी बननी पड़ेगी? 100 कॉपी। इसका मतलब 100 कॉपी मतलब ऑब्जेक्ट कितने आपके पास? 100 ऑब्जेक्ट। जितने ऑब्जेक्ट है उतनी कॉपी बननी पड़ेगी, ताकि हर एक कोई अपने हिसाब से उसमें क्या रख सकता है? वैल्यू रख सकता है। क्योंकि डेफिनेटली अपन ने उसको इंस्टेंस बनाया इसलिए है क्योंकि हर एक को अलग अलग वैल्यू रखनी है, क्योंकि हर एक के लिए वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे, इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्रिएट होती है? सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। तो अगर कोई वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, उसकी कितनी कॉपी क्रिएट होगी? जितने ऑब्जेक्ट है। 100 ऑब्जेक्ट है तो कितनी? 100। 200 ऑब्जेक्ट होंगे तो 200 कॉपी क्रिएट होने वाली। मान लो अभी 100 ऑब्जेक्ट है, सपोज एक और ऑब्जेक्ट आया, एक और ऑब्जेक्ट आने का मतलब एक और स्टूडेंट आया, तो उसके पास क्या होगा? रोल नंबर होगा, क्या होगा? नेम होगा। तो फिर इसको भी कॉपी बनानी पड़ेगी ताकि अपना रोल नंबर इसमें रखे, अपना नेम इसमें रखे। तो जितने ऑब्जेक्ट उतनी कॉपी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा मैं आपको अगर ये बोलूं इंस्टेंस वेरिएबल इस डायग्राम को देख के कब क्रिएट होता है और इंस्टेंस वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है और इंस्टेंस वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है? तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं एक भी स्टूडेंट नहीं है कॉलेज में, तो क्या किसी का रोल नंबर और नेम होगा? नहीं। रोल नंबर और नेम कब होगा? जब पहला स्टूडेंट आएगा तो उसका रोल नंबर नेम होगा, दूसरा स्टूडेंट आएगा तो उसका रोल नंबर नेम होगा। तो देखो पहला स्टूडेंट आएगा, दूसरा स्टूडेंट आएगा, टेक्निकली क्या मतलब है? पहला ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल कब बन रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब जब ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका। तो इंस्टेंस वेरिएबल कब बनेंगे? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लो ये लास्ट वाले स्टूडेंट का कॉलेज खत्म हो गया, इसको कॉलेज से निकाल दिया सपोज, तो क्या इसका रोल नंबर और नेम रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज के रिकॉर्ड में अब इसका रोल नंबर किसी और को क्या हो सकता है? अलॉट हो सकता है, क्योंकि ये निकल चुका है। फाइन। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये जो रोल नंबर और नेम, मतलब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये कब खत्म हो जाएंगे? जब वो स्टूडेंट निकल जाएगा। स्टूडेंट निकलने का मतलब जब वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब
इंस्टेंस वेरिएबल कब बनते हैं? जब ऑब्जेक्ट बनता है। कब डिस्ट्रॉय होते हैं? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल वे में इस तरीके से भी पूछ सकता हूं, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप या लाइफ कितनी होती है? जितनी लाइफ किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की, राइट? मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑब्जेक्ट, राइट? जस्ट राइट इट डाउन, पहले कुछ लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Okay, so just write down, keep writing types of variables. Type of variables. So अभी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। अभी पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखिए एक बार। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इसके अंदर लिखिए। एक बार वापस ये इस तरीके से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पाइथन है जी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन है जी फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Python is a function-oriented programming language. Python is a function-oriented programming language contain two types of variables. Python is a functional programming language contain two types of variable. Number first, local variable and number second, global variable. Although ये point अपन लिख चुके हैं पहले, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिख पा रहा हूँ ताकि आप हर एक बार ये रियलाइज करें कि डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते इसका। जब भी आंसर देना आपको इस तरीके से बोलना, अगर कोई टाइप ऑफ वेरिएबल की बात करें। एट सेकंड पॉइंट आप मेंशन करिए, पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज contain three type of variables. Python is your object-oriented programming language contain three type of variables. Number first, instance variable. Number second, static variable. Static variable, and number third, local variable. Number one, instance variable. Number second, static variable. Number third, local variable. And then keeps writing instance variable. Instance variable, इसके अंदर लिखिए फिर फर्स्ट पॉइंट, if value of a variable is changing, if value of a variable is changing from object to object, if value of a variable is changing from object to object, then it is recommended to make that variable, as an instance variable. If value of a variable is changing from object to object, then it is recommended to make that variable as an instance variable. Number second, for every object is separate copy. For every object is separate copy of instance variable. For every object is separate copy of instance variables. For every object is separate copy of instance variables will be created. Every object is separate copy of instance variables will be created. Number third point, instance variable will be created. Instance variable will be created at the time of object creation. Instance variable will be created at the time of object creation, and it will be destroyed at the time of object destruction. That means a scope of instance variable is exactly same as scope of object. An instance variable will be created at the time of object creation, at the time of object destruction.
that means scope of instance variables is exactly same as scope of object. So there are 3 points. अभी तक अपन ने 3 पॉइंट फिगर आउट किए हैं रिगार्डिंग इंस्टेंस वेरिएबल. ओके फाइन. चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं अपन. क्या है प्रैक्टिकल डिस्कशन? अभी चलो अपने को ये तो समझ में आ गया कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं या फिर कब बनाने की रिक्वायरमेंट है इनको, राइट? तो अगर अपन देखेंगे वेरिएबल और अगर वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो उसको क्या बनाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल. बट नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टेंस वेरिएबल को बनाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, कहां पे अपने को बनाना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल को? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, बीच में अपने को उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए जो बेस्ट प्लेस होता है वो क्या होता है? वो होता है कंस्ट्रक्टर. तो अब सवाल ये है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट? तो फिर ऑब्जर्व करना क्या होता है कंस्ट्रक्टर, मैं आपको बताता हूँ, आराम से देखना. पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन अपन कंस्ट्रक्टर के बारे में गेन करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन क्या बनाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस होता है इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए. अब ये बेस्ट प्लेस क्यों होता है ये आप खुद रियलाइज करोगे. और प्लस में ये नहीं बोल रहा हूं कि ओनली कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आप इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर के बाहर भी आप क्या बना सकते हो? इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन जो बेस्ट जगह होती है वो कंस्ट्रक्टर. ऐसा क्यों? ऑब्जर्व हियर. देखो पहले तो ये जानने की ट्राई करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. अब आपको इसका आंसर मिलेगा, आराम से देखना. लेट्स सपोज अभी मैंने क्लास में कुछ नहीं करवाया था ना, अब मेरे को क्लास में करवाना, क्योंकि मेरे को बनाना है इंस्टेंस वेरिएबल. और अगर मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है तो बेस्ट जगह कौन सी है? कंस्ट्रक्टर. तो इसका मतलब पहले मेरे को क्या लिखना है? कंस्ट्रक्टर लिखना है. अब देखो कंस्ट्रक्टर एक तरीके से आप क्या मानो? फंक्शन ही होता है, लेकिन बस फर्क इतना सा है, फंक्शन आप क्या करते हो? क्लास के बाहर लिखते हो, और कंस्ट्रक्टर को कहां पे लिखना पड़ेगा? क्लास के अंदर, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? क्लास से. दूसरा डिफरेंस ये है, फंक्शन जब अपन लिखते हैं कुछ भी नाम हो सकता है, कंस्ट्रक्टर जब लिखेंगे तो उसका नाम फिक्स है, वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. आपको यही नाम लिखना पड़ेगा. अगर आप ये नाम लिखोगे तभी पाइथन इसको क्या मानेगा? कंस्ट्रक्टर. अदरवाइज, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में अपन ये पढ़ेंगे मेथड, तो आपको दिखेगा कंस्ट्रक्टर और मेथड में खाली इतना ही फर्क है. क्या? कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स है, ये होना चाहिए, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है. तो आपका पाइथन कैसे पता करेगा कौन कंस्ट्रक्टर है कौन मेथड है? सिंपल, अगर नाम ये है तो मतलब वो क्या है? कंस्ट्रक्टर. इसके अलावा नाम कुछ है तो मेथड, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर. कैसे लिखोगे? तो मैंने अगर आपको ये बोला है कि फंक्शन जैसा ही है, तो इसका मतलब लिखने के लिए कौन सा कीवर्ड? डेफ. क्योंकि फंक्शन लिखने के लिए कौन सा कीवर्ड है? डेफ. तो आप बोलोगे कि इसको फंक्शन बना देगा पाइथन. फंक्शन नहीं बनाएगा इसको, क्योंकि ये किसके अंदर है? क्लास के अंदर. फंक्शन कहां पे लिखते हैं? क्लास के बाहर. इतना फर्क है, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. फाइन. यहाँ पे लेट्स सपोज अभी तो एक बार मैं चला के दिखाता हूँ आपको, इसकी वर्किंग दिखाते हैं, फिर अपन बात करेंगे बाद में. लेट्स अभी तो मैं इसके अंदर खाली क्या प्रिंट करवा रहा हूँ? कंस्ट्रक्टर. देखते हैं कब चलता है और कैसे चलता है. देखो अभी जो आपने लिखा है ना, इसमें एक दिक्कत है. अगर आप चलाओगे अभी इस प्रोग्राम को तो पता क्या आने वाली है? एरर. दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ. पहले तो इस प्रोग्राम को चलाने की अपन करते हैं ट्राई, और जैसे चलाने की ट्राई करेंगे ना, यू विल गेट एन एरर. जस्ट ऑब्जर्व. पहले प्रॉब्लम देखो, फिर अपन सॉल्यूशन ढूंढेंगे. देखो प्रॉब्लम आप खुद पढ़ो, एक बार एरर पढ़ो आप, क्योंकि मुझे लगता है अब आप एरर समझना सीख गए होंगे, क्योंकि ये सारा पता आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं. एक बार पढ़ो क्या बोल रही है? init takes 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 was given. ये क्या बोल रहा है? आपका जो init है वो एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है. सही है. ये जो एक तरीके से फंक्शन ही मानो इसको, खाली नाम ये बस. तो फंक्शन यहाँ पे क्या लेता है? आर्ग्यूमेंट. क्या यहाँ पे अपन ने कुछ लिख रखा है? नहीं. तो मतलब क्या ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है? नहीं. तो देखो ये तो सही बोल रहा है. ये बोल रहा है आपका जो इनिट है वो 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है. हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं है. लेकिन ये क्या बोल रहा है? लेकिन एक दिया गया है. इसको कॉल करते टाइम आपने क्या दिया है? एक दिया है. अब पहली बात तो मैंने कॉल किया ही नहीं इसको, और दूसरी बात अगर कॉल मैं अगर आपको बताऊं कहां से कॉल होता है, पहले मैं ये बताता हूं.
देखो कंस्ट्रक्टर की एक खास बात होती है और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की जो एक स्पेशलिटी होती है ना, क्या वो ये होती है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। कब? जब आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिक क्या कॉल होने वाला है, कंस्ट्रक्टर। तो देखो आपने लाइन नंबर 5 पे क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिक यहां से क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। चलो इतना तो समझ में आया मेरे को कि ऑटोमेटिक यहां से क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी ना, ये आगे आपने पैरेंथेसिस ऐसे छोड़ रखे, इसमें आप क्या दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट। और इसमें अगर कुछ आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। पर देखो मैंने तो कुछ आर्ग्यूमेंट दिया नहीं है, बट ये तो मेरे को ऐसा बोल रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट दिया है, राइट, जबकि अपन ने तो कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं। तो अब एक और पॉइंट आप ध्यान रखें, कंस्ट्रक्टर को जब भी कॉल करोगे ना, ऑटोमेटिक एक आर्ग्यूमेंट आपका पाइथन देने वाला है इसको। ऑटोमेटिक आपका पाइथन इसको कितना आर्ग्यूमेंट देगा, एक आर्ग्यूमेंट। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता पाइथन में कि आपने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है किसके साथ, 0 आर्ग्यूमेंट के साथ। जैसे आपने यहाँ पे करने की ट्राई जरूर की है, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है कितने आर्ग्यूमेंट के साथ, 0 आर्ग्यूमेंट के साथ, बट ये एरर देगा, क्योंकि जैसे ही पाइथन कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा अपनी तरफ से ऑटोमेटिक पाइथन क्या पास करेगा, एक आर्ग्यूमेंट। लेकिन क्या उस आर्ग्यूमेंट को रखने की जगह है, यहाँ पे नहीं है, और जगह नहीं है तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, जो कि आपको दिख रही है। तो सवाल ये है पाइथन क्या पास करता है। चलो एक बार उसकी जगह देते अपन। लेट्स से मैंने नाम लिया सेल्फ, मैंने आर्ग्यूमेंट का नाम क्या लिया, सेल्फ। तो इस बार देखना ये चल जाएगा, रीजन में आपको बताता हूं, चल जाएगा। और आउटपुट क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर। देखो चल गया, आउटपुट क्या प्रिंट होगा आपके स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्टर। क्योंकि देखो यही मैं आपको बोल रहा हूं, आप एरर समझे, एक्चुअली आप पहले प्रॉब्लम समझे। अगर आप प्रॉब्लम समझोगे तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने एरर रीड की तो इसका समझ में आपको क्या आया कि भाई ले ये 0 रहा है, हाँ मैंने 0 लिख रखा है, लेकिन इसके पास 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब रखने की जगह नहीं मिल रही उसको, इसलिए वो एरर दे रहा है। जैसे ही मैंने इसको बोला कि भाई ले 1 आ रहा है, तो मैं रखने की जगह देता हूं क्या, सेल्फ। नाम कुछ भी ले सकते हो आप, ए ले लो, राइट। मैं एक रखने की जगह देता हूं, इसको क्या दे दिया मैंने, ए। तो ऑब्वियसली रखने की जगह मिल गई तो उसको कोई इशू है नहीं, और इशू है नहीं तो इसको चला दिया। अब देखो एक बार फ्लो देखते हैं अपन, ताकि सारे पॉइंट्स अपन फिगर आउट करेंगे। डोंट वरी, इसको बहुत बार यूज में लेने वाले, विल बी फेमिलियर विद दिस थिंग। अभी मैं आपको फ्लो बताता हूं, इसका फ्लो क्या है। तो फ्लो किस तरीके चलता है, ऑब्जर्व करना। पहले ये क्लास बन गई, यहां से जैसे फंक्शन होता था ना वैसे ही, इग्नोर, क्लास बन गई, अभी चली नहीं है, क्लास बन गई, राइट। नाउ यहां पे आओ, लाइन में 4 तो एम्प्टी है, लाइन में 5 पे क्या कर रहा है आप, ऑब्जेक्ट बना रहे हो। देखो इस तरीके से रिलेट करना सीखो, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस पॉइंट कर रहा है। आराम से देखना, ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। तो यहां से कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। देखो मैंने तो यहां से कुछ दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है, क्योंकि पाइथन इसको ऑटोमेटिकली वैल्यू देने वाला है। एक आर्ग्यूमेंट जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिक पाइथन पास करवाने वाला है। सवाल ये है पाइथन इसमें क्या वैल्यू देने वाला है, पाइथन इसमें ऐसी वैल्यू देगा कि जिस ऑब्जेक्ट पे ये कॉल हुआ है ये उसको पॉइंट करने लगेगा। तो किस ऑब्जेक्ट पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये जो आपका है ना वो इसको पॉइंट करने लगेगा। मतलब अब देखो इस ऑब्जेक्ट के पास टेक्निकली अब कितने रेफरेंस वेरिएबल है, 2। एक कौन सा, आपका एस जो आपने दिया है, दूसरा कौन सा, सेल्फ जो किसने दिया है, पाइथन ने। तो मैंने इसीलिए बोला है कि जब भी ऑब्जेक्ट बना आप इस तरीके से डायग्राम बनाएं, अदरवाइज यू विल बी हैविंग ए कंफ्यूजन। अभी तो बहुत सिंपल है, अभी इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में करोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन आया, सेल्फ आया। अब आप बोलोगे क्या सेंस है इसका, क्यों दे रहा है इसको फालतू में एक और रेफरेंस वेरिएबल, देयर इज ए सेंस। अभी जो आप मैं बात कर रहा हूं ना कि इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है, कंस्ट्रक्टर। तो अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं आपको, तो कौन हेल्प करेगा, आपके सेल्फ हेल्प करेगा। बिना सेल्फ का आप काम कर नहीं पाओगे एक्चुअली, राइट। तो विल डिस्कस क्या होता है, बट अभी के लिए फिलहाल मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये आया, उसके बाद ये चलाने लगेगा पाइथन इसको। जब चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपका ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, खत्म। तो देखो वो फंक्शन ही मानो खत्म, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कौन से वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल। तो ऑब्वियसली खत्म होते ही सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म। तो सेल्फ आपका खत्म, फिर कंट्रोल जहां से गया वहां से वापस आ जाओ, वहां से वापस आ जाओ। इसके नीचे कोई लाइन लिखी हुई है नहीं, तो आपका प्रोग्राम खत्म। तो आउटपुट क्या आया है, कंस्ट्रक्टर। बट आउटपुट मैटर नहीं करता, जो प्रोसेस हुई है बैकग्राउंड में वो ये है। क्योंकि अभी खाली आउटपुट देखोगे तो आप समझ तो जाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल है इसलिए क्या प्रिंट हुआ, कंस्ट्रक्टर। बट देन थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करूंगा तो आप प्रॉब्लम में रहोगे, इसलिए फॉलो आउटपुट मत करो, फॉलो ये करो कि अप्रोच क्या हुई है। इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये कब हट रहा है कब आ रहा है ये मैं बना रहा हूँ, ताकि अगर आप ये समझ पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन में चेंज करूंगा आपको उससे फर्क पड़ेगा नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, इसलिए आप इसको चला रहे हो ना, तो आउटपुट अभी आपका क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर। सपोज ऑब्जर्व करना, चलो आप बताना मेरे को। देखो ये
फायदा होता अगर आप फ्लो समझते हो तो फायदा क्या मैं बता दूं आपको। मैंने मान लो पास करवाया 10, अच्छा मेरे को बताओ अभी क्या होगा, सोचो अभी क्या होगा, अभी क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो अभी थोड़ी देर में ये 5 मिनट के डिस्कशन में आपको जो फ्लो पता चला उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, कंसिडर प्रिंट होना चाहिए, या एरर आनी चाहिए, या फिर सेल्फ में क्या होगा, क्या बता सकते हो आप। देखो एरर आएगी, रीजन इज क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि अभी देखो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। आपने कितना आर्ग्यूमेंट दिया, एक ऑटोमेटिक कौन देगा, पाइथन। कितने आर्ग्यूमेंट है इसके पास, 2। रखने के लिए जगह कितनी है, 1। इज इट पॉसिबल, नो। डेफिनेटली क्या आने वाली एरर, देखो रीड द एरर, चलाओ इसको 1 सेकेंड, या यू विल सी। देखो ये अगेन इस पर क्या बोल रहा है, कितना पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 1, जो मैंने सेल्फ लिख रखा है। दिए कितने, 2। अब 2 आए कहां से, एक तो आपने दिया, दूसरा ऑटोमेटिक कौन दे रहा है, पाइथन। तो अगर आप 2 आर्ग्यूमेंट रखोगे तो ठीक है, क्योंकि 2 चीजें आ रही तो आर्ग्यूमेंट कितने रखने पड़ेंगे, 2। तो चलो देखो, अब देखो ऑटोमेटिक आप अगर ये फ्लो समझोगे, आप एरर चेंज करने का तरीका आपको पता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट ए, सेल्फ कॉमा ए, व्हाट इज द फ्लो नाउ। अगर इसको चलाने की ट्राई करें क्या होने वाला फ्लो, देखो ऑब्जेक्ट हियर बहुत ही सिंपल है। यहां से पहले तो ये क्लास बन गई, ये एम्प्टी है, यहां से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, यस कौन पॉइंट करेगा उसको, एस पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। 2 चीजें लेके जाएगा, एक पाइथन ऑटोमेटिक पहला आर्ग्यूमेंट पाइथन देगा, पाइथन जो देगा वो किसके पास जाएगा, पहले वाले के पास। तो पहले वाले के पास क्या गया, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, राइट। उसके बाद ए ये दूसरे वाले के पास क्या जाएगा, जो आपने पास करवाया, कितना जाएगा, 10। तो एक ए बनेगा, वैल्यू कितनी होगी इसकी, 10। अंदर आओ, क्या प्रिंट हुआ, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा, यस। उसके बाद आपका ये खत्म तो लोकल वेरिएबल खत्म। इसके कितने लोकल वेरिएबल है, 2। एक कौन सा, सेल्फ, एक कौन सा, ए। अब उल्टा वापस आ जाओ, यहाँ पे नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो प्रोग्राम खत्म। आउटपुट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट देन बैकग्राउंड में क्या हुआ वो आप देखो, क्योंकि उससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प होगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊं, इस पर देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको इस बार क्या प्रिंट हो रहा है, कंस्ट्रक्टर। इवन अगर आपको ये देखना है कि क्या श्योरिटी किस ए में 10 गया होगा नॉल, तो एक काम करो, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के साथ साथ अंदर क्या प्रिंट करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ ए। तो देखो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर के बाद क्या प्रिंट होने वाला है, 10, क्योंकि ए में क्या पड़ा है, 10। देखो क्योंकि ए में 10 जा रहा है, यहाँ पे अगर आप चलाओगे कंस्ट्रक्टर के बाद अगला क्या प्रिंट होने वाला है, 10, क्योंकि आपके ए में 10 जा रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे कितने पॉइंट अपन ने फिगर आउट किए, पहले एक बार क्विकली अपन उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग पहला पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा फिक्स है, वो क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता कब, जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिक पाइथन एक आर्गुमेंट पास करवाता, कौन सा आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट, और वो किसको पॉइंट करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, राइट। अभी तक तो ये 3 पॉइंट अपन ने फिगर आउट किया, चलो पहले इसको लिखो, उसके बाद अपन आगे देखते। तो एक बार इंस्टेंस वेरिएबल को अभी खत्म नहीं हुआ है, बीच में रोको और यहाँ पे हेडिंग डालो कंस्ट्रक्टर, वापस अपन आएंगे इंस्टेंस वेरिएबल के पास, राइट, क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ गई अपने को कंस्ट्रक्टर की। और इसके अंदर पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट नंबर फर्स्ट, name of constructor should be underscore underscore init underscore underscore, name of constructor should be underscore underscore init underscore underscore, 2 बार अंडरस्कोर है ना, आगे भी 2 अंडरस्कोर है, पीछे भी 2 अंडरस्कोर है। second point, constructor will be automatically executed at the time of object creation. Constructor will be automatically executed at the time of object creation. Constructor will be automatically executed at the time of object creation. Number third, first argument of constructor will be automatically passed. First argument of constructor will be automatically passed by Python. First argument of constructor will be automatically passed by Python, and this argument
and this argument will point to the current object. This argument will point to the current object. Should be underscore init underscore. Second, constructor will be automatically executed at the time of object creation. Number third, first argument of constructor will be automatically passed by Python, and this argument will point to the current object. Okay, लिखने के बाद आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो. तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप मेंशन करिए. चलिए लिख लीजिए पहले. एग्जांपल फर्स्ट मेंशन करिए आप इस तरीके से. आप नॉर्मल ऐसा लिखने की ट्राई करिए, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर, राइट, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर में एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, एक भी आर्गुमेंट आपने लिखा नहीं है, जबकि पाइथन एक देगा तो उसको होल्ड करने के लिए भी जगह है नहीं, तो डेफिनेटली वाली है एरर. तो इस वाले का आउटपुट एरर. ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको चेंज करिए. मतलब इसमें तो एरर है, फिर आप लिख लीजिए कि यहाँ पे मान लो अगर मैंने सेल्फ लिखा होता तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर. और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या बनेगा यहाँ पे, पहले एक ऑब्जेक्ट बना, उसको आपका एस पॉइंट कर रहा है, जैसे यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके पास आपका एक सेल्फ आने वाला है. उसके बाद जैसे ये कंस्ट्रक्टर खत्म होगा, आपका सेल्फ खत्म हो जाएगा. आउटपुट इसका कंस्ट्रक्टर है. आउटपुट क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लो, सो दैट यू विल हैविंग फुल प्रूफ आइडिया. यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये है. थर्ड एग्जांपल एक और लिख लो. सपोज अगर मान लो अपने ऐसा क्या होता, सेल्फ और ए, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए, और यहाँ से मान लो आपने 10 पास करवाया होता, तो इस केस में ऑब्वियसली फ्लो किस तरीके से चलेगा. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट कर रहा है, उसको एस पॉइंट कर रहा है. ऑब्जेक्ट बनते कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो पहला तो सेल्फ आएगा जो किसी को पॉइंट करेगा. उसके बाद आपके ए में जो आपने दिया है दैट इज 10, ए में आपने दिया है दैट इज 10. अंदर आओगे तो पहले क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट लिखूं तो कंस्ट्रक्टर, और फिर क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू है 10. उसके बाद ये खत्म, तो इसका ए खत्म, इसका सेल्फ खत्म. आउटपुट आपका ये है, कंस्ट्रक्टर एंड 10.
फाइन ओके। देखो एक और जो एक्चुअली मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, चलो ये तो आपने लिख लिया सब कुछ, यहाँ पे आराम से देखना कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है इसका कंस्ट्रक्टर का, वो कौन देता है? पाइथन देता है, राइट। और वो किसको पॉइंट करता है? उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिस ऑब्जेक्ट पे ये कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है, कॉल हुआ है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को आपके पॉइंट करता है। जैसे मैंने अगर ये लिखा तो फिर ऑब्वियसली इसका फ्लो किस तरीके से चलने वाला है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? एस पॉइंट कर रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा? कंस्ट्रक्टर के पास। सेल्फ किसको पॉइंट करेगा? इसको, क्योंकि पाइथन इसमें पास करवाएगा इसको पॉइंट करने वाला। और देन अंदर आओगे तो क्या प्रिंट होगा? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर खत्म होते क्या खत्म हो जाएगा? सेल्फ। देखो फ्लो ये है, आपको पता है। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्या ये जो पहले वाला आर्ग्यूमेंट है, कंस्ट्रक्टर का जो पहला आर्ग्यूमेंट है, कौन पास करवाता है? पाइथन। क्या इसका नाम फिक्स है कि सेल्फ ही होना चाहिए, या कुछ भी रख सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कुछ भी रख सकते हो, बट देन अगर आप इवन 4-5 साल से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उनसे पूछोगे ना, तो वो भी यही आपको बोलेंगे कि पहला आर्गुमेंट का नाम क्या होना चाहिए? सेल्फ। फाइन। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसको याद करने की ट्राई करोगे कि कंस्ट्रक्टर हमेशा एक आर्गुमेंट लेता है, तो फिर आप याद करोगे क्या लिखना पड़ रहा है? सेल्फ लिखना पड़ रहा है। बट जनरली फ्लो क्या होता है, पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है? पाइथन। वो किसको पॉइंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट को। नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगेन ये किसका नाम है? वेरिएबल का नाम, तो ये कुछ भी हो सकता है, राइट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, लेकिन जब अपन इंडस्ट्री एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, नाम आपको क्या रखना चाहिए? सेल्फ रखना चाहिए पहले आर्गुमेंट का। रख आप कुछ भी सकते हो, क्यों? क्योंकि अगेन कोई देखेगा सेल्फ, देखो सेल्फ देख के आपको क्या इंडिकेशन आ रहा है? ये ऑटोमेटिक आने वाला, ये खुद से आने वाला, ऑटोमेटिक आने वाला। क्यों? क्योंकि इसको ऑटोमेटिक कौन पास करवाएगा? पाइथन पास करवाएगा। तो इससे किसी को भी इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो आर्गुमेंट है ना, उसको एज ए प्रोग्रामर आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये ऑटोमेटिक आने वाला। कौन पास करवाएगा? ऑटोमेटिक पाइथन पास करवाएगा। तो अगर आप नाम सेल्फ रखोगे तो इससे क्या बढ़ने वाली है? रीडेबिलिटी। बट एक्चुअल में आप रखने को इसको ए भी रख सकते हो, फ्लो आपको पता ही है। अगर मैं इसको ए रखता हूं, फ्लो क्या होने वाला है? बस सेम, कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट कर रहा है? एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। कौन आने वाला है? ए। कौन पास करवाएगा? पहला आर्गुमेंट है तो पाइथन। किसको पॉइंट करेगा? करंट ऑब्जेक्ट को। तो इसका करंट ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है? ए। और अंदर आओगे तो क्या प्रिंट होगा? कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये खत्म, तो इसका लोकल ए खत्म और प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट क्या आएगा? कंस्ट्रक्टर। तो देखो कोई फर्क नहीं है, आप इसका नाम सेल्फ रखो या नाम कुछ भी रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नाम सेल्फ रखना है, क्योंकि इंटरनल फ्लो आपको पता है, खाली पहला आर्गुमेंट पाइथन पास करेगा और वो किसको पॉइंट करेगा? करंट ऑब्जेक्ट को। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट देन इंडस्ट्री एस्पेक्ट पे नाम क्या रखना चाहिए? सेल्फ रखना चाहिए, जिससे क्या बढ़ेगी? रीडेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करिए आप, जस्ट नंबर 4th पॉइंट करके कंस्ट्रक्टर में आप मेंशन कर लीजिए। नेम ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर, नेम ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर, name of first argument of constructor can be anything, name of first argument of constructor can be anything, but in real time industry, it is recommended to take name of first argument, it is recommended to take name of first argument as self, recommended to take name of first argument as self, because it will improve readability, name of first argument of constructor can be anything, but in real time industry it is recommended to take name of first argument as self, because it will improve readability. It will improve readability. Fine. Okay. Now अपन देखते हैं जिस मेन काम के लिए अपन ने कंस्ट्रक्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है, बीच में अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल को रोका था, किसके लिए? क्योंकि अपन ने बोला था कि अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है तो बेस्ट प्लेस कौन सा है? कंस्ट्रक्टर। और फिर अपन ने किसको पढ़ना स्टार्ट किया था? कंस्ट्रक्टर को। तो फिर देखते हैं कैसे आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हो। लेट्स सी द थिंग्स, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें
अभी मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूं, आप देखना आराम से। सपोज लेट्स से पहला स्टूडेंट है, फाइन, हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, रोल नंबर और नेम। तो मैं क्या कर सकता हूं, आराम से देखना, यहाँ पे इसके अंदर अपन कोड करेंगे, जहां पे अपन ने प्रिंट करवाया कंस्ट्रक्टर, क्या कोड करेंगे, देखो पहले तो एक बार फ्लो देखते हैं, फिर कोड क्या करना वो देखते हैं अपन। देखो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, स्टूडेंट का। चलो मतलब लेट्स से पहला स्टूडेंट आया, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। लेट्स इसको नाम थोड़ा S1 दे देते हैं ताकि आपको लगेगा पहला स्टूडेंट है, और बाकी कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे लेट्स से S1 इसको पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर आते अपन, कंस्ट्रक्टर के पास कौन आएगा, सेल्फ, किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। ओके फाइन। अब देखो अगर इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, पहली बात मेरे को ये बताओ, इंस्टेंस वेरिएबल किसके अंदर बनते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली नाम किसका होगा, पहले वाले स्टूडेंट का, रोल नंबर किसका होगा, पहले वाले स्टूडेंट का, मतलब वो किससे रिलेटेड है, पहले वाले स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल किसके अंदर बनते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो एक स्टोरी को रिलेट करो, और अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर या ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आपको क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। तो फिर आपके पास रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, सेल्फ। तो आप किसके थ्रू काम करोगे, सेल्फ के थ्रू, राइट। अभी जैसे कैसे बनाना है आपको मैं बताता हूं, आपको किसके अंदर बनाना है रेफरेंस, किसके अंदर वेरिएबल बनाना है। देखो अगर मैं ऐसा लिखूंगा, मान लो आपको क्या बनाना, रोल नंबर, मैं ऐसा लिखता हूं रोल नंबर इक्वल टू 100 सपोज, या रोल नंबर इक्वल टू 1, फाइन। तो क्या होगा, आराम से देखना दोनों में फर्क क्या है। अगर ये चलेगा क्या बनेगा, रोल नंबर, कौन सा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, किसका, इस कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते तो कैसा वेरिएबल बनता है, लोकल। तो डायरेक्ट अगर आप इस तरीके के वेरिएबल को बनाओगे, कौन सा वेरिएबल बनेगा, लोकल। लेकिन आपको लोकल बनाना है या फिर इंस्टेंस बनाना है, इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल तो क्या होगा, बन गया रोल नंबर इक्वल टू 1, जैसे ही कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। जबकि अपन ने तो बोला है वेरिएबल को कब डिस्ट्रॉय करना है, जब ऑब्जेक्ट खत्म हो, क्योंकि अपने को किससे रिलेट करना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट से रिलेट करना है। ऑब्जेक्ट से रिलेट करना है तो कौन सा बनाना है, इंस्टेंस। तो कैसे इंडिकेशन दोगे कि इंस्टेंस बनाना है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना है, ये इंडिकेशन देना है। ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना मतलब ऑटोमेटिक इंडिकेशन क्या मिल जाएगा, इंस्टेंस बनाना है। कैसे इंडिकेशन दोगे, ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो कैसे, रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, सेल्फ डॉट रोल नंबर। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर अब क्या होने वाला है, आराम से आओ अंदर। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है, देखो कैसे पढ़ोगे, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है। सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, तो इसके अंदर रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनेगा। वैल्यू कितनी देनी है, 1, वैल्यू कितनी देनी है, 1, फाइन। उसके बाद एक और जैसे बनाना, क्या बनाना है, नेम। तो फिर अगेन नेक्स्ट लाइन लिखो, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या बनाना है, नेम बनाना है एक वेरिएबल, वैल्यू लेट्स सपोज क्या देनी है, एबीसी, फाइन। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, अगली लाइन जब चलेगी, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है, हाँ इसको, उसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाना है, वैल्यू क्या होगी उसमें, एबीसी, एबीसी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, तो आपका सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म। देखो रोल नंबर और नेम दोनों कैसे वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। मैंने आपको बोला है, और ऑब्वियसली आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, आ भी रहा होगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मैंने आपको बोला अपने कौन से वेरिएबल बनाने हैं, इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब किसके अंदर बनाना है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है, किसकी हेल्प लगेगी आपको, रेफरेंस वेरिएबल की। इसीलिए मैंने किसकी हेल्प ली है, सेल्फ की। लेकिन सवाल ये, मेरे पास तो 2 रेफरेंस वेरिएबल थे, तो लेने को तो मैं S1 को भी ले सकता था, राइट। तो अगर मैं जैसे अभी एक बार मैं चला के बताता हूँ, ये मैं चलाऊंगा ना तो कोई एरर आपको नहीं दिखने वाली, देखो दैट इज फाइन। अभी आउटपुट नहीं आया तो कुछ प्रिंट नहीं करवाया आपने, बाकी एरर कुछ भी नहीं आ रही, राइट। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग मैं चलूं कि सेल्फ क्या लेने को, तो मैं किससे ले सकता था, S1 से भी कर सकता था। तो मैं करता हूं S1 डॉट रोल नंबर। एक बार इसको चला के देखते हैं, एंड डेफिनेटली लाइन नंबर 3 आपको एरर थ्रो करेगा, एंड डेफिनेटली लाइन नंबर 3 पे क्या आ रहा है, एरर आ रही है। एक बात नोटिस कर लो, वो ये है कि S1 को आपने कहां पे बनाया है, क्लास के बाद। तो S1 कहां पे यूज कर सकते हो, क्लास के बाद। क्लास के अंदर आप S1 को यूज नहीं कर सकते। और अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब आप S1 को यूज नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शन क्या है, सेल्फ। और अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि पाइथन ऑटोमेटिकली पहला आर्गुमेंट क्यों पास करता है, क्योंकि अगर पाइथन ने पहला आर्गुमेंट नहीं पास किया होता जो कि आपके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, तो फिर जो कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पज है वही आप नहीं कर पाओगे। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पज क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल बनाना। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए उसको क्या चाहिएगा, रेफरेंस वेरिएबल।
और वो रेफरेंस वेरिएबल ऑटोमेटिकली कौन लाके दे रहा है उसको, पाइथन लाके दे रहा है, राइट। तो ये पूरी स्टोरी घूम फिर के रिलेट हो रही है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सेल्फ यूज करोगे। अब देखो पाइथन ने सेल्फ किसको दिया था, कंस्ट्रक्टर को क्यों दिया था, पाइथन ने बोला भाई देख तेरे को यूजर कब बुलाएगा, जब उसको क्या बनाना होगा, इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। लेकिन अगर उसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है तो तेरे को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेफरेंस वेरिएबल की। इसलिए ऑटोमेटिक में जैसे ही कोई तेरे को कॉल करेगा ना, मैं तेरे को एक वेरिएबल दूंगा जो किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्टर खत्म होगा, क्या इसका कोई यूज है, नहीं, क्योंकि ये किसको, पाइथन ने किसको दिया था, कंस्ट्रक्टर को। तो ऑब्वियसली कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। जैसे ही कंस्ट्रक्टर खत्म होगा, इसका सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म। कंट्रोल वापस कहां पे आ गया, यहाँ पे, राइट। अब देखो आराम से, अब अगर आप चाहो ना, अब बाहर आ गए आप, अब आप अगर आपको प्रिंट करवाना, मान लो अगर आपको प्रिंट करवाना कि भाई S1 से पूछना है, अच्छा S1 पता तेरा रोल नंबर क्या है, तो ये कितना बताना चाहिए, 1। S1 को पूछो तेरा नेम क्या है, क्या बताना चाहिए, ये ABC। कैसे पूछोगे, क्योंकि अगेन S1 मतलब ऑब्जेक्ट से पूछना है, ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है तो आपको क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी अगर करंट सिचुएशन देखोगे तो उसके पास कितना रेफरेंस वेरिएबल है, ए, कौन सा, S1। तो अपने को उसी के थ्रू यूज करना पड़ेगा। कैसे बोलोगे, बोलो प्रिंट, ऐसे नहीं बोल सकते रोल नंबर, क्योंकि ऐसे बोलने से दिक्कत ये है, अभी तो आपके कितना ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, मल्टीपल, क्योंकि आपको पता है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी। मतलब एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल। अगर 4 ऑब्जेक्ट होते तो आपको पता रोल नंबर कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या बनेगी, कॉपी। तो फिर अगर आप डायरेक्ट रोल नंबर पूछोगे तो किसका रोल नंबर, पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे, इसीलिए अगर आपको ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेफरेंस वेरिएबल की। तो फिर आप यहाँ पे रोल नंबर नहीं, आप क्या बोलोगे, S1 डॉट रोल नंबर। मान लो आपको इसका नेम पूछना है, आप कैसे पूछोगे, S1 डॉट नेम। एक बार चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ऑब्वियसली वो फ्लो किस तरीके चल रहा है आपको पता है, यहाँ पे जैसे पूछोगे S1 डॉट रोल नंबर, S1 का रोल नंबर कितना है, 1। जैसे ही पूछोगे S1 डॉट नेम, S1 का नेम कितना है, ABC, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा, ABC। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे इस तरीके चलता है या नहीं, जस्ट ऑब्जर्व। लेट मी क्लियर द कंसोल, और अगर इसको अपन चलाए, यू विल सी क्या आ रहा है, पहले 1, बाद में क्या आ रहा है, ABC। सो दैट इज फाइन, बिल्कुल सही चल रहा है। बट खाली इस अप्रोच में मेरे को एक दिक्कत है, पता वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट हियर, इस अप्रोच में मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, बाकी तो ये जो अपना इंटेंशन था वो पूरा कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या, S2 इक्वल टू स्टूडेंट। ऑब्वियसली मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, राइट। और आराम से देखना, अब फ्लो क्या होगा एक बार वापस देख लो, अगर पता नहीं चला हो तो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो, वापस से देखते हैं। यहाँ पे पहले तो 1 टू लेके 4 तक तो क्या बनने वाली है, क्लास बनने वाली है। लाइन नंबर 5 तो क्या है, एम्प्टी। लाइन नंबर 6 पे आते हैं, क्या होगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। चलो अपने हाथ ऑटोमेटिक ऐसे चलना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट करेगा, S1। ओके, ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा, ओके फाइन, लेट्स कम अगेन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते ही क्या कॉल होने वाला है, कंस्ट्रक्टर। तो यहां से चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास, कौन आएगा, ऑब्वियसली सेल्फ। किसको पॉइंट करेगा, आपके करंट ऑब्जेक्ट को। तो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा कौन, सेल्फ। अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है। यस, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है। वैल्यू कितनी, 1। ओके, नाउ सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम नाम का वेरिएबल बनाना है। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम नाम का वेरिएबल बनाना है। वैल्यू कितनी, ABC। ओके, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, तो इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, S2। तो लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S2। ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा, अगेन कंस्ट्रक्टर के पास। चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास, कौन आने वाला है, सेल्फ किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। इस बार करंट ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाला, तो सेल्फ इसको पॉइंट करेगा। ओके, अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर बनेगा, ठीक है, बनेगा रोल नंबर। वैल्यू कितनी, 1। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम बनेगा, वैल्यू कितनी, ABC। प्रॉब्लम मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं S1 से पूछूं तेरा रोल नंबर कितना, कितना बोलेगा ये, 1। मैं S2 से पूछूं तेरा रोल नंबर कितना, कितना बोलेगा ये, 1। तो फिर पूरी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाना चाहिए, अगर वैल्यू अलग अलग है।
अगर दोनों में वैल्यू सेम ही है तो फिर इसको इंस्टेंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फालतू में इतनी कॉपी क्रिएट करने का क्या मतलब है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होने वाला है, सेपरेट कॉपी क्रिएट होने वाली है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये तो जस्ट मैंने आपको फ्लो बताने के लिए बताया। बाकी मैं इस पे क्या करूंगा, पहले वाले को अलग वैल्यू चाहिए, दूसरे वाले को अलग वैल्यू चाहिए, तो फिर आपको अगर कस्टमाइज करना है तो क्या पास करवाना है, आर्ग्यूमेंट। आप क्या पास करवा सकते हो, आर्ग्यूमेंट। लेट्स से देखो यहाँ पे मैंने लिखा, कुछ भी ले लो नाम, कोई जरूरी नहीं है, रोल नंबर मैंने क्या लिखा, NN। ओके ना ऑब्जेक्ट हियर। अब देखो वापस अपन फ्लो देखेंगे, आराम से देखना। ये कंसीडर कितना आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, तो एक तो आपको पता है कि एक आर्ग्यूमेंट तो ऑटोमेटिक कौन पास करवाएगा, पहला तो पाइथन। बच कितने गए, 2, वो किसको करवाने पड़ेंगे, अपने को। तो फिर जब पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं 2 करवा रहा हूं, पहले वाले का रोल नंबर मान लो मेरे को कितना रखना है, 1। नेम मान लो कितना रखना है, ABC। नेम कितना रखना है, ABC। देखो अगेन इस पे कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिंगल कोट लिखो, डबल कोट लिखो, स्ट्रिंग ही है, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। दूसरा स्टूडेंट, लेट्स रोल नंबर कितना रखना है, 2, नेम क्या रखना है, PQR। चलो अब एक बार ट्रेस करते हैं इसको। नाउ लेट्स ट्रेस इट अगेन, ऑब्जेक्ट हियर। तो यहां पे आओ, पहले तो यहां से क्या बन गई, क्लास बन गई, ये एम्प्टी है। चलो यहां से क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, बनाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S1 पॉइंट कर रहा है। चलो ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास, कंस्ट्रक्टर के पास, चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास। कौन आएगा, सेल्फ, किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। ओके नाउ ये सेल्फ तो पाइथन ने दिया है, बाकी जो आपने पहला दिया वो किसमें आएगा, रोल नंबर में। आपने जो दूसरा दिया वो किसमें आएगा, NM में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर बनाना है। ये बन गया सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर। वैल्यू क्या डालनी है, ऐसा मत करो कि 1 डालो, क्योंकि ऐसा करोगे तो जितनी बार आएगा सब में 1 चली जाएगी। ऐसा करो कि वैल्यू जो कि इस रोल नंबर में पड़ी है तो इक्वल टू रोल नंबर, फाइन। इसमें वैल्यू क्या डालनी है, जो कि इस NM में पड़ी है, तो इक्वल टू ABC नहीं NM। तो ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी है, इस रोल नंबर में पड़ी, कितना पड़ा है, 1, तो क्या जाएगा इसमें 1। ओके नाउ सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम नाम का वेरिएबल बनाओ, यस वैल्यू जो कि इस NM में पड़ी, कितना पड़ा NM में, ABC। ओके उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, तो इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल उल्टा आ गया वापस यहाँ पे। अगला लाइन, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S2 पॉइंट कर रहा है, या ओके नाउ यहाँ पे देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाना है, कंस्ट्रक्टर के पास। चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास। देखो पहला सेल्फ ऑटोमेटिक कौन पास करेगा, पाइथन, किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। चलो ये करवा लिया पॉइंट। बाकी के 2 आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा, आपने क्या करवाया है 2, तो रोल नंबर में कितना चला जाएगा 2। आपने क्या पास करवाया है PQR, तो NM में कितना चला जाएगा PQR। अब अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनाना आपको, रोल नंबर। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें आपको क्या बनाना है, रोल नंबर। ओके इक्वल टू, इसके अंदर क्या जाएगा, जो रोल नंबर में पड़ा है, रोल नंबर में कितना पड़ा है 2। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनाना है, नेम। इसके अंदर क्या जाएगा, जो किसमें पड़ा है, NM में पड़ा है। NM में क्या पड़ा है, PQR। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मैं S1 से पूछ रहा था रोल नंबर कितना बताएगा 1। S1 से पूछो जरा नेम कितना बताएगा ABC। अगर आप S2 से पूछोगे रोल नंबर कितना बताएगा 2। S2 से पूछोगे नेम कितना बताएगा PQR। देखो डायरेक्ट रोल नंबर क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि डायरेक्ट रोल नंबर लिखा तो फिर किसकी बात हो रही है, S2 की। देयर इज नो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि अदरवाइज क्या क्रिएट होने वाला है, कंफ्यूजन, क्योंकि फिर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीजें होगी, किसको कॉल करना है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। मैं यहाँ पे नीचे 2 लाइनें और प्रिंट करवा रहा हूं, दैट इज एक है आपका S2 का रोल नंबर और एक है आपका S2 का नेम। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, वेदर प्रॉपर चल रहा है या नहीं। ऑब्जेक्ट हियर पहले क्या बता रहा है, ये 1 ABC और फिर ये क्या बता रहा है 2 PQR। तो किस तरीके के वेरिएबल अपन ने बनाए, इंस्टेंस वेरिएबल, किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ऑब्वियसली पहले वाले ने अलग वैल्यू रखी है, दूसरे वाले ने अलग वैल्यू रखी, क्योंकि सबके लिए क्या बन रही है, कॉपी बन रही है। देखो एक और क्वेश्चन का आंसर जो कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, पता है सेल्फ कौन पास करवाता है, पाइथन। क्या करता है, ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन करना तो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो बार आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया ये क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कर रखा कि क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एक बात समझो, अगर क्लास के अंदर ये अवेलेबल रह भी जाता तब भी दिक्कत थी आपको। पता है क्या, मान लो अगर आपने यहाँ पे ऐसा किया होता S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम सपोज, तो हमेशा किस में बनता है, तो
S1 में ही बनता, जबकि आप कितने ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास, मल्टीपल। तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, इसको इसके अंदर अवेलेबल करवाना सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि आपको हमेशा S1 में नहीं काम करना है, हमेशा S2 में नहीं काम करना है, हमेशा आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करना है। तो फिक्स तो आप कर ही नहीं सकते। सेल्फ का एडवांटेज ये है कि हमेशा जो कॉल करेगा पाइथन पास करवाएगा, और किसको पॉइंट करेगा, उसको। तो फिर उसके थ्रू जो भी करोगे किसमें होने वाला, नए वाले ऑब्जेक्ट में। बाकी हमेशा अगर आप S1 S2 लिख भी लेते ना तो भी दिक्कत वाला ही काम था, सॉल्यूशन था नहीं। राइट, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए, एक पॉइंट लिखिए पहले, उसके बाद ये लिखना। लिखिए यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर, the main purpose of constructor is to define, the main purpose of constructor is to define and initialize, is to define and initialize, is to define and initialize value of, is to define and initialize instance variables, to define and initialize instance variables. The main purpose of constructor is to define and initialize instance variable. The main purpose of constructor is to define and initialize. Define का मतलब बनाना, initialize का मतलब वैल्यू डालना, राइट? दोनों ही काम कर रहा है ना, बन भी रहा है और उसके अंदर वैल्यू भी जा रही है। जस्ट राइट ऑन द एग्जांपल देन, एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल याद नहीं करना, बस खाली फ्लो पकड़ो, क्योंकि फ्लो कभी चेंज नहीं होने वाला है, हमेशा सेम ही रहने वाला है। एग्जांपल दो कुछ नहीं, मैं अभी इसको चेंज कर सकता हूँ, बट देन जो अल्टीमेट चीज आपके साथ रहेगी वो फ्लो है। तो अगर फ्लो समझ लिया मतलब अब कोई सा भी एग्जांपल आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जांपल समझा मतलब दूसरे एग्जांपल में दिक्कत वापस होगी आपको। एक पॉइंट कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, किस तरीके से फ्लो चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर कि आउटपुट से ज्यादा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी आउटपुट तो अगर डायग्राम आपने बनाया तो आप बता ही दोगे। S1 का रोल नंबर कितना है 1, S1 का नेम कितना है ABC, S2 का रोल नंबर कितना है 2, S2 का नेम कितना है PQ।
फिर अभी इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट है जो अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, एंड देन अपन इसको कंपेयर करेंगे स्टैटिक वेरिएबल के साथ, जिससे अपन उस क्वेश्चन पे पहुंच पाए कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। बट आई थिंक अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं, तो फिर रोकते अपन आज के सेशन को यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे कल सेम पॉइंट से। पहले डिस्कशन करेंगे कुछ और पॉइंट्स इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, एंड फिर इसको आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे अपन स्टैटिक वेरिएबल के साथ। So if you have any doubt, you can let me know. Otherwise, that's all from this session. Have a good day. Thank you.